नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम, यानी कि जो एनिमल किंगडम है बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उन एनिमल्स के विविध प्रकार के फाइलम्स के बारे में। एनिमल्स के जो विविध प्रकार के जो फाइलम्स हैं, जिसमें जो है एनिमल्स को, जंतुओं को विभिन्न जो है लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि संघ जो है प्रोटोजोआ है, संघ पोरीफेरा है, संघ सीडेंट्रेटा है। तो इस तरीके के जितने भी संघ हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, उन फाइलम्स को इस लेक्चर के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और ये जो लेक्चर है, ये विविध प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह, रेलवे एग्जाम्स हो गए, या यूपी पुलिस या स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम्स हैं, जिनमें जो है साइंस पूछी जाती है, बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनको जो है पूछा जाता है। तो ये लेक्चर उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने इस लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले मोस्ट ऑफ द PYQs को आसानी से सॉल्व आउट किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस लेक्चर को अटेंड करें। इस लेक्चर के लास्ट में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे यूपी पुलिस के और रेलवे एग्जाम्स की मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो PYQs होंगे वो इन्हीं दोनों एग्जाम्स में जो है इस स्लाइड्स में कवर अप किए हैं। तो लास्ट में जो है उन PYQs को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, उस थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप कर लेने के पश्चात उन PYQs को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देख पा रहे हैं कि एनिमल किंगडम विद थ्योरी एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ PYQs। ठीक है, चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर हम क्या जानेंगे, जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पे हम जंतुओं के बारे में जानेंगे कि जंतुओं को किस आधार पर जो है वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा जो है क्लासिफाई किया गया विविध लक्षणों के आधार पर। देखें, कह रहे हैं जंतु जगत का प्राथमिक विभाजन, यानी कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को प्रारंभिक अवस्था में दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। एक कोशिकीय जंतु यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, एंड जो सेकंड है, दूसरे हैं वो है बहुकोशिकीय जंतु यानी कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, जो एक कोशिकीय जंतु है उनको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि जंतुओं का एक वर्ग है जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो उस प्रोटोजोआ के को रखा गया है। ठीक है, और जो बहुकोशीय जीवधारी है, बहुकोशीय जीवधारियों को या जंतुओं को हम कहते हैं मेटाजोआ। ठीक है, तो प्रारंभिक जो है एनिमल किंगडम को डिवीजन के दो पैरामीटर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दो आधारों पर वर्गीकृत किया है कि जंतु एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटोजोआ कहा जाता है और बहुकोशिकीय जंतुओं को क्या कहा गया है? मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये क्लियर कर देना चाहेंगे कि एक कोशिकीय जंतु जो यहाँ पे रखे गए हैं वो यूकैरियोटिक एनिमल्स की बात हो रही है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी हैं वो जगत मोनेरा में रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, जिसमें बैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और भी कुछ जंतु हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सिंगल सेल पाई जाती है, तो उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन इस बात पर आधारित है कि वो जंतु यूकैरियोटिक कोशिका वाले, यहाँ पे जितने भी जंतुओं का डिस्कशन करेंगे वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसके अंतर्गत अमीबा है, पैरामीशियम है, यूरिना है, ठीक है, ये जो है कोशिकीय जीव रखे गए। तो इनके कोशिकीय शरीर में जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इनके एक कोशिका में ही संपन्न होती है।
जैविक क्रिया ये हो गया जैसे जीवधारियों में जो मतलब क्रिया होती है, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन है, पोषण है, ठीक है, प्रजनन है, ठीक है, और मतलब तंत्रिका तंत्र के द्वारा बाहरी सूचनाओं को, संवेदनाओं को ग्रहण करना है। तो ये सब जैविक क्रियाएं हैं। ये सभी जैविक क्रियाएं जो है एक कोशिका में ही संपन्न होती है। बहुकोषीय जंतु में बात करें तो इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये मल्टी सेलुलर है। विभाजन मेटाजोआ को पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो मेटाजोआ के जो एनिमल्स हैं इनको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। द वन इज नॉन कॉर्डेटा एंड अनदर इज कॉर्डेटा, यानी कि कशेरुकी, कशेरुकी और अकशेरुकी। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में इनको हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अगली स्लाइड में देखते हैं। अब है वर्गीकरण के मुख्य आधार, यानी कि मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो पहले तो हमने बताया कि कोशिका के आधार पर वर्गीकरण किया गया कि जंतु एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। अगर एक कोशिका से मिलकर बना है तो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है तो मल्टीसेलुलर। अच्छा, कोशिका संख्या, सेल नंबर देखें, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय कोशिका के आधार पे देखो शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उदाहरण प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसा हमने बताया। पोषण के आधार पे भी जंतुओं को क्लासिफाई किया गया है। पोषण के आधार पर ऐसे क्लासिफाई किया गया है कि जंतु स्वयं पोषी है या विषम पोषी है, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। और जितने भी जंतु ज्यादातर जो एनिमल्स है वो सब कैसे हेटेरोट्रॉप्स है, विषम पोषी है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो भोजन के मतलब उस आधार पे, पोषण के आधार पे क्लासिफाई किया गया है कि वो ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है। तो भोजन ग्रहण करने और पाचन की विधि में एक ये भी आधार बनाया गया है कि जो डाइजेशन होता है वो विद इन सेल होता है या आउटसाइड द सेल होता है, यानी कि कोशिका के अंदर होता है या कोशिका के बाहर होता है। हम जानते हैं कि जो पाचन कोशिका के बाहर होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, शारीरिक संगठन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे भी डिवीजन किया गया है कि जंतु में कोशिकाओं का संगठन किस टाइप का है। जंतु के शरीर में कोशिकीय संगठन है, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऊतकीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस आधार पे भी क्या किया गया है, जंतुओं को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगला है RH विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो रेलवे के एग्जाम्स हो चुके हैं या SSC के या यूपी पुलिस, UPSI के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें बायोलॉजी के चैप्टर से जो भी PYQs आए हैं आगे हम जानेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि RH विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वैज्ञानिक हुए RH विटेकर, इन्होंने जंतु जगत को 5 मतलब जो है वर्गों में, 5 किंगडम में, 5 जगतों में क्लासिफाई किया। कौन कौन से जगत है? द वन इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनीमिलिया। ठीक है, मोनेरा जगत में जो है बैक्टीरिया रखे गए हैं। कौन रखे गए हैं? बैक्टीरिया रखे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए एक कोशिकीय जंतु रखे गए। प्रोटिस्टा जगत में ही प्रोटोजोआ रखा गया है, क्योंकि प्रोटोजोआ इन्हीं से निकाल के बना दिया गया, तो उसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनको रखा गया। फंजाई में हमारे फंजाई रखे गए हैं, फंगस। ठीक है, जो फफूंद वगैरह होती है वो इस ग्रुप में रखे गए, हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्लांटी में हमारे जो है प्लांट्स रखे गए हैं, ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं। और एनीमिलिया में रखे गए हैं एनिमल्स, जो भी हेटेरोट्रॉप्स एनिमल है वो इस एनिमल्स में रखे गए हैं। तो आप स्लाइड में बस इतना ध्यान
है कि RHBTaker का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 5 किंगडम बताए गए हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। द वन इज मोरेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई एंड फोर्थ इज प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया। इनको आप ध्यान रख सकते हैं, इनकी ट्रिक बना सकते हैं इसे कि MPFPA, उस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, MPFPA। ठीक है, अच्छा सिद्धांत क्या किस आधार पे क्लासिफाई किया वो देखते हैं। तो RHBTaker ने जीवों को 5 जगतों यानी कि किंगडम्स में संगठित किया। वर्गीकरण का आधार क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोशिका की संरचना के आधार पर कि कोशिका किस टाइप की है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, या मल्टी सेलुलर है, या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, या यूकैरियोटिक कोशिका है। पोषण के तरीके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि स्वयं पोषी है या विषम पोषी है। शारीरिक बनावट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया है। सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, आवास स्थान क्या है, इस आधार पर इनसे वर्गीकृत किया है। ठीक, तो बस इस अध्याय में हम केवल जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम यानी कि एनिमिलिया का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होगा इस लेक्चर में, इस लेक्चर का नाम ही है कि एनिमल किंगडम एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसमें इस जगत को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। मेटाजोआ, कॉर्डेटा बनाम नॉन कॉर्डेटा। तो यहाँ पर जो हमने देखे कि जो बहुकोषीय जंतु हैं उनको मेटाजोआ कहा गया है। अब बहुकोषीय मेटाजोआ जंतु को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। चलिए देखते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। देखें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को हम आकशेरुकी कहते हैं और कॉर्डेटा को कशेरुकी के नाम से जानते हैं, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक, नॉन कॉर्डेटा किन्हें कहते हैं? तो नॉन कॉर्डेटा के बारे में देखें कि वे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन नहीं पाई जाती, बैकबोन नहीं पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं या इनवर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन अवर प्लेनेट आर कैसे हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं वो नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इनमें स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं पाई जाती है, मेरुरज्जु जिसको कहते हैं वो इनमें नहीं पाई जाती है। अदरवाइज जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, यानी कि बैकबोन भी मिलेगी और साथ ही साथ इनमें मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी मिलेगी। चलिए आगे जानते हैं कॉर्डेटा के बारे में। परिभाषा, वे जीव जिनमें मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एवं रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्डेटा कहते हैं, कशेरुकी जंतु कहते हैं। सोचना, इनमें मेरुरज्जु की चारों तरफ हड्डियों का बना हुआ घेरा होता क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे कि वो बताए देते हैं कि हम लोग भी कॉर्डेटा में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या होता है? इसका ब्रेन होता है, ब्रेन के पीछे से कहीं संरचना निकलती है, ये हमारा आता है ब्रेन। ये क्या होता है? ब्रेन, मस्तिष्क है। ठीक है, मस्तिष्क हमारा स्कल में जो है, जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, स्कल उसमें जो सुरक्षित रखा होता है। और ब्रेन के पिछले भाग से ही निकलती है मेरुरज्जु जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। आगे की स्लाइड्स में इसको जानेंगे जब हम कॉर्डेटा में पहुंचेंगे। कॉर्डेटा में स्पेशली हम मैमल्स की बात करेंगे। ठीक है, स्तनधारियों। तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा पाया जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो इसको चारों तरफ से कवर करी रहती है, इसी को हम कहते हैं बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन, यानी इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी का काम ये होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को यानी कि जो कॉर्डेट्स हैं उनको जो एक सहारा भी देती है चलने में और सीधे खड़े होने पे। ठीक है, ये बैकबोन मदद करती है। तो ये थोड़ा सा जो हम ओवरव्यूज के बारे में बताया। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा? स्लाइड में जाना कि 2 प्रकार के जंतु हैं मेटाजोआ को, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को कहते हैं मतलब कशेरुकी वर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन और मेरुरज्जु नहीं पाई जाती है और कॉर्डेटा में ये दोनों पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले
स्लाइड में देखते हैं नॉन कोडेटा समूह, पहले यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम कुछ पहले स्लाइड्स देख लेते हैं, इसके बाद इनको कुछ हम डिटेल में भी जानेंगे। डिटेल में जाने के लिए नहीं कि ज्यादा डिटेल में चलेंगे, केवल उतना ही हम जानेंगे जितना ही हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उतना ही हमें पढ़ना है जितने से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या हमारे आने वाले इनकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए वो आसानी से हम सॉल्व आउट कर लें। बस उतना ही हमें पढ़ना है, ज्यादा हमको अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले देखें पोरीफेरा व सीलेंट्रेटा। ठीक है, पोरीफेरा जानते हैं, हालांकि पहले से हम प्रोटोजोआ के बाद प्रोटोजोआ करते हैं। प्रोटोजोआ एक कोष के होते हैं, पोरीफेरा से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हो जाती है। ये आप बेहतरीन साइड चित्र देख पा रहे हैं, ये स्पंज का चित्र है। कैसा चित्र है? स्पंज का एक डायग्राम। ठीक, इस चित्र को आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखो पोरीफेरा, इनकी विशेषता ये होती है, इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, पोरस बॉडी होती है, इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और सामान्यतः ये स्पंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं, यानी कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रजातियां अभी तक 4,500 के लगभग खोजी जा चुकी है, डिस्कवर की जा चुकी है। इसके उदाहरण है स्पंज यानी कि साइकिल। ठीक है, अभी आप इतना जाने। उसके बाद जो अगला जो फाइलम है जंतुओं का, अगला जो संघ है वो है सीलेंट्रेटा। इसको हम निडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। विशेषता, मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिनको टेंटाकल्स कहते हैं। ठीक है, प्रजातियां इनकी 9,000 के आते हैं। इसके उदाहरण है हाइड्रा और जेलीफिश। ये आप देख पा रहे हैं, ये हाइड्रा का एक खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पर लगा हुआ है। एक बहुकोषीय जंतु है हाइड्रा में। ये जो आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये है टेंटाकल्स। ठीक है, इन्हीं को हम जो है निडोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं और ये इनसे एक मतलब एक केमिकल सिक्रेट होता रहता है। तो हाइड्रा स्पेशली मैराइन एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है। तो इसको, इससे जिस जीव से इसको खतरा महसूस होता है तो उन्हीं में ये टेंटाकल्स या स्टिंगिंग सेल्स को टच करा देता है, जिससे उनके शरीर में विष फैल जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए उदाहरण हो गए पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। अगला देखें, अगली स्लाइड में कृमि जगत यानी कि प्लेटी हेलमिंथीज को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर एस्क्ले हेलमिंथीज को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कृमि जगत इसमें दो आते हैं, एक है प्लेटी हेलमिंथीज और एक है एस्क्ले हेलमिंथीज। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं हेलमिंथीज। क्या कहते हैं? हेलमिंथीज। अच्छा, प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत चपटी कृमि रखे गए हैं। कैसे रखे गए? चपटे कृमि। इसीलिए सामान्यतः इनको फ्लैट वर्म के नाम से जाना जाता है। चपटे कृमि ऐसे समझ लिए जैसे हमारे जो हमारे शूज होते हैं, जूते होते हैं, तो जूते में जो चौड़ा वाला जो फीता, तो फीते कुछ गोल भी आपसे लगे हैं। ठीक है, तो जो चौड़े फीते आते हैं चपटे वाले रिबन से, तो ये वैसे होते हैं, फ्लैट होती है इनकी बॉडी। ठीक है, डोर्सली वेंट्रिकल जो है ये फ्लैट होते हैं। और जो एस्के हेलमिंथीज है इसके अंतर्गत राउंड वर्म रखे गए, इनका शरीर गोला होता है। जैसे कि संरचना आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं गोल संरचना इनका राउंड है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत राउंड वर्म्स रखे गए, इसके अंतर्गत फ्लैट वर्म रखे गए। दोनों संघ को कलेक्टिवली हम हेलमिंथीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस संघ के जंतुओं का अध्ययन इनके द्वारा मनुष्यों में जो डिजीज क्रिएट की जाती है तो उनके अध्ययन को हम कहते हैं हेलमिंथोलॉजी। क्या कहते हैं? हेलमिंथोलॉजी। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो सामान्य नाम उनका चपटे कृमि, इनको फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। प्रजातियां इनके 6,000 के अराउंड अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं, जैसे उदाहरण फीता कृमि, टैपवर्म और लिवर फ्लूक। ये आप चित्र देख पा रहे हैं, लिवर फ्लूक का है। ठीक है, इसको यकृत कृमि के नाम से जानते हैं। ये मनुष्य में एक परजीवी पैरासाइट की तरह पाया जाता है, लिवर की दीवार में स्पेशली चिपक जाता है और इसको हमारे एकदम पत्ते की तरह होता है। जैसे हमारी पत्ती लीफ होती है पौधों की, एकदम पत्ती होती, तो वैसे ही मानने वाली संरचना तो उसकी जैसी नहीं है, लेकिन पत्ती की तरह चपटा होता है, लिवर की दीवार से चिपका रहता है, इसीलिए इसका नाम लिवर फ्लूक रखा गया है। लिवर का फ्लूइड ये चूसता रहता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता रहता है। इसमें देखें सामान्य इसको गोल कृमि, राउंड वर्म कहते हैं। सामान्यतः इनकी 300 जाति जो है अभी तक खोजी जा चुकी है। उदाहरण इसमें एस्केरिस रखा गया है, मनुष्य का आंत का परजीवी। ठीक है, एस्केरिस लुब्रिकॉइड्स इसका साइंटिफिक नेम। ये एस्केरिस की संरचना बनी हुई। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो
सामान्यतः कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, कभी कभी बड़ों के भी पेट के कीड़े हो जाते हैं, तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो यही होते हैं एस्केरिस वाले, ठीक है। तो उनको नष्ट करने के लिए जो है दवाई खिलाई जाती है, ठीक है। तो सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट स्तर पर वो दवाइयां बांटी जाती हैं ताकि ये पेट के कीड़े जो है मर जाएं। जो लोग छोटे बच्चे होते हैं तो मिट्टी के ज्यादा संपर्क में रहते हैं, सॉइल के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, सॉइल में ये जो है पाया जाता है एस्केरिस, तो बच्चे में उंगली देते रहते हैं तो उसी के जो स्पोर वगैरह होते हैं वो उनके हाथ में इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं और फिर वृद्धि करके जो है पूरा जो इन्फेक्शन फैला देते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, एल्बेंडाजोल की टेबलेट्स जो है इनके इलाज में दी जाती है पेट के कीड़ों को मारने के लिए। चलिए, अगला जो संघ है वो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे दो संघों के बारे में बताया गया है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में। एनिलिडा भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। एनिलिडा विशेषता इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, खंडों में विभाजित होता है, सेगमेंटेड एनिमल्स है, ठीक है। प्रजातियां इनकी लगभग जो है 7,000 के अराउंड जो है होती जा चुकी है। उसके अंतर्गत केचुआ आता है, यर्थफॉर्म आता है, फेरिटिमा, पोस्ट्रीमिया, ठीक है, यर्थफॉर्म, और जो लीच भी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, एनिलिडा में। अगला जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट किंगडम, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत का सबसे बड़ा किंगडम है फाइलम या संघ आर्थ्रोपोडा। इसको कीट वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो आप कीट वगैरह देखते हैं, मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, बिच्छू हो गए, ठीक है, उड़ने वाले जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सब इसी वर्ग में रखे गए हैं आर्थ्रोपोडा में। विशेषता देखिए, संयुक्त पैर, इनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? ज्वाइंटेड लेग्स, 3 जोड़ी में जो पैर पाए जाते हैं, ठीक। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये बताया। प्रजातियां इसकी 8,000 से ज्यादा ज्ञात है, 8,000 प्लस, और भी खोजी जा रही है, ठीक है। उदाहरण इसमें मच्छर है, कॉकरोच है, बिच्छू है, मक्खी वगैरह है, ठीक है। ये सब जो है खटमल वगैरह है, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे संघ मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा वहां गलत है, इंग्लिश में देखें इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इसमें एक संघ है मोलस्का। कौन सा संघ है? मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। देखें, मोलस्का संघ के अंतर्गत, अच्छा, मोलस्का जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा जो है फाइलम, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। विशेषता देखिए, कोमल शरीर होगा इनका, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो कोमल शरीर वाले होते हैं, डेलिकेटेड की बॉडी होती है। अक्सर इनमें जो है बाहर की ओर एक कठोर कवच पाया जाता है, एक सेल पाया जाता है, जिसको मेंटल कहते हैं। जैसे सीपी या घोंघा जानते हैं, बाहर की तरफ एक कठोर जो है एक मेंटल होता है, ठीक है, तो उसको मेंटल कहते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। तो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि इनका जो आंतरिक शरीर होता है वो कोमल होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए मेंटल नहीं बने रहते हैं। इनकी 80,000 के अराउंड पाई जाती है ज्ञात है। उदाहरण इसमें होगा, इसमें ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस का चित्र बना हुआ है, ठीक है, ऑक्टोपस का ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये ऑक्टोपस आप देख पा रहे हैं, और ये एक स्नेल यानी कि घोंघे का चित्र है, ठीक। अगला हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। बेहतरीन सा चित्र देख पा रहे हैं, तारा मछली है, स्पष्टार्थ इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विशेषकर त्वचा पर इसके कांटे पाए जाते हैं, कांटे की संरचना देख पा रहे हैं, तो ये स्पाइस कहे जाते हैं। ये इसके शरीर को सहारा, सपोर्ट देते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसमें कांटे पाए जाते हैं। समुद्री जीव है, मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स आर मैराइन, समुद्र में पाए जाते हैं। प्रजातियां इसके लगभग 6,000 के अराउंड ज्ञात है। उदाहरण तारा मछली, स्टारफिश, सी आर्चिन, ठीक है, ये इसके उदाहरण, ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं कॉर्डेटा। किसी की प्राणी के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रीढ़ की हड्डी, बैकबोन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। देखें, इनमें मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मानव में 26 कशेरुक वर्टिब्रे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही मतलब जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे देंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि ये जो है हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी, इट इज ए बैकबोन। इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, हिंदी में इसको कशेरुक दंड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है।
इस रीढ़ की हड्डी, पहली बात तो हम यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि एक सिंगल हड्डी नहीं, इट इज नॉट ए सिंगल बोन। इसमें कई सारी हड्डियां मिलकर एक सिंगल बोन जैसे मतलब अरेंज रहती हैं। तो मतलब एक कॉमन सा परसेप्शन बन जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी है ये सिंगल हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये कई सारी हड्डियों से मिलकर बनी है। इसमें हड्डियां हैं 26, कितनी है 26। होता क्या है, इसमें छोटे छोटे आपको सॉकेट दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, छोटे छोटे, इसमें आपको छोटे छोटे सॉकेट दिख रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सॉकेट, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे सॉकेट होते हैं, हड्डियों के बने हुए, ठीक है। समझाने के लिए सॉकेट कह रहे हैं। रियल में इनका नाम होता है वर्टिब्रे। क्या नाम होता है, वर्टिब्रे। 26 होते हैं, तो ये 26 होंगे। 26 ये कशेरुक वर्टिब्रे आपस में जब ज्वाइंट होते हैं तब जाके हमारी ये रीढ़ की हड्डी बनती, ठीक है। तो 206 हड्डियां हम जानते हैं, हम लोगों में 206 हड्डियां, 206 में तो 26 हड्डियां यही हो गई, समझ पा रहे हैं। तो 26 हड्डियां ये निकाल दो, बाद बाकी शरीर की हड्डियां, तो इसमें इस तरीके से ये क्या बन जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। इसमें ये ड्रिप होता है, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंसेस भरा रहता है। तो दिन के समय क्या होता है कि हम लोग वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इस वजह से हमारी ये जो बैक होती है, इधर उधर हम लोग जो है झुके बैठे उठे ऐसे करते रहते हैं, तो ये दबते रहते हैं, दबे रहते हैं। लेकिन रात्रि के समय जब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और लेट जाते हैं सीधे एकदम, तो ये जो बीच का इनका जो स्पेस होता है ये थोड़ा रिलैक्स, इसको भी रिलैक्स होता है, तो ये स्पेस जो है थोड़ा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो रात्रि के समय हमारी लंबाई भी थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। सुबह के टाइम जब हम सोकर उठते हैं तो लगभग इसमें जो है 1 से 2 इंच, ठीक है, हमारी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। भाई बात समझ, सुबह के टाइम जब हम सो के उठते हैं तो हमारी लंबाई में 1 से 2 इंच तक जो है लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लेकिन फिर वही जो है थोड़ी समय बाद जब हम झुकते हैं, उठते हैं, काम वाम करते हैं, तो फिर वही लंबाई जो ओरिजिनल गेन कर लेते हैं। तो हर रात में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें एक याद रखें, कोऑर्डिनेट्स में रीढ़ की हड्डी और बैकबोन पाई जाती है। मानव में ऐसे 26 कशेरुक यानी कि वर्टिब्रे पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक और बेहतरीन सा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखिए वर्टिब्रे 1 2 3 4 5 और बीच में एक डिस्क होती है, स्लिप डिस्क इसको कहते हैं। इसी के बीच में भरा रहता है द्रव, ठीक है। तो ये ऐसे लचीली होती है, तो ऐसे करके झुकते हैं तो इधर उधर ये होते रहते हैं, ठीक। अच्छा, जो कशेरुकी प्राणी है उनको फर्दर 5 क्लासों में क्लासिफाई किया गया। 5 क्लासेस हैं, इन क्लासेस को हम थोड़ा जो है डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनसे क्या क्या हमारे किस स्तर पे जाके क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला है मत्स्य वर्ग यानी कि फिशी, जिसमें मछलियां रखी हुई है। दूसरा उभयचर यानी कि एम्फीबिया। तीसरा सरीसृप जिसमें रेप्टाइल्स रखे हुए हैं। चौथा पक्षी वर्ग एबीज जिसमें पक्षी रखे हुए हैं। और 5वां स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोर्डेटा के मुख्य वर्ग है, ठीक है। इन सभी वर्गों को हम यहाँ पे लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा इनके बारे में जानकारी और लेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे देखते हैं। अगला है मत्स्य वर्ग और उभयचर, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसी विवरण तो पूर्णतः जलीय मछलियां जानते हैं कि ज्यादातर ये सभी मछलियां जो होती है वो जल में पाई जाती हैं। गर्भपातों के द्वारा श्वसन होता है, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स जो होते हैं वो वाटर में घुली ऑक्सीजन को ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन ही ले पाते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसलिए मछलियों को बाहर निकाल देते हैं तो मछलियां मर जाती हैं। आयुष्मान, तो गैस की उपस्थिति के कारण लंग्स नहीं पाए जाते हैं। प्रजातियां की कितनी ज्ञात है, प्रजातियां इनकी लगभग 20,000 के अराउंड ज्ञात है। सार्क और रोहू मछली, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सार्क मछली है, ठीक है, बहुत खतरनाक मछली होती है सार्क, ठीक। और रोहू मछली है, ठीक। अगला चल मेढक, इसके अंतर्गत एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस का मतलब जल मतलब जो दोनों स्थानों पर रह लेते हैं को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द एम्फी बायोस से आया है। एम्फी का अर्थ होता है बॉब और बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपना जीवन जल और थल दोनों जगह रहकर जो है व्यतीत करते हैं, तो ऐसे जीवधारी जो है उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबिया कहलाते हैं। मेढक फ्रॉग आप देख पा रहे हैं, प्रजातियां इसके 6,000 के अराउंड ज्ञात है। उदाहरण इसमें मेढक यानी कि फ्रॉग और टोड को रखा गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्ग, ठीक है।
तीसरा सरीसृप, इसके अंतर्गत रेप्टाइल्स लगे हुए 6000 के अराउंड इसकी प्रजाति में ज्ञात है। इसके अंतर्गत रेंगने वाले जंतु रेप्टिलिया वर्ग में, ठीक है, रेप्टाइल्स लगेंगे, रेंग में चलते हैं। जैसे ये उदाहरण बेहतरीन संचित देख पा रहे हैं, उदाहरण सांप है, इसमें कछुआ, टर्टे, कछुए जो होते हैं वो भी रेप्टिलिया वर्ग में रखे गए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पक्षी वर्ग भी, जिसके अंतर्गत पक्षी रखेंगे 9000 के अराउंड इनकी जातियां ज्ञात है। पंख युक्त होते हैं, उदाहरण कबूतर और मोर। और भी आप जानते ही हैं, ठीक है, स्तनधारी मेमेलिया वर्ग, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग तो नहीं है, ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा है, सेकंड जो लार्ज है मोलस्का है, और ये तीसरे में इसको रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें डेटा में पूरे में कई सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन संख्या इनकी आर्थ्रोपोडा से कम है, क्योंकि ये मोस्ट एडवांस एनिमल्स है, अधिक से अधिक विकसित एनिमल्स है, ठीक है। बच्चों को जन्म देने वाले, ये बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी वर्ग में, ठीक है, तो बच्चों को जन्म देते हैं तो ये बेबी पैरस कहलाते हैं, ठीक। सबसे विकसित, मोस्ट एडवांस, सबसे विकसित प्राणी यही, इसमें मानव है, व्हेल है, चमगादड़ रखे गए हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि व्हेल, ठीक है, जल में रहती है, लेकिन ये एक स्तनधारी जंतु है। चमगादड़ पक्षियों की तरह होता है, लेकिन ये भी एक स्तनधारी जंतु है। चमगादड़ में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके थ्रू वो अपने ऑफ स्प्रिंग को बच्चों को फीडिंग करवाती हैं, यानी कि मिल्क पिलाती है उनके ग्रंथि एवं विकास के लिए। वेल में जो फीमेल्स होती हैं इनमें भी स्तनधारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। वेल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वेल का जो दूध होता है एक बार में कईयों हजारों लीटर ये दूध देती है। उसका जो मिल्क होता है काफी भारी होता है, काफी कॉस्टली होता है। तो इसके बारे में, वेल के बारे में आप लोग एक बार जो है गूगल पे सर्च करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से चलते हैं। प्रत्येक संघ के बारे में उतना हम पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है, जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना हम यहाँ पे थोड़ा जाने। देखें, प्रोटोजोआ संघ, विस्तृत संरचना, प्रोटोजोआ डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखें, ये प्रोटोजोआ संघ जो है जीवधारी की, यानी एक जीव की संरचना बनी हुई है, ठीक है। इसको आप ऐसे जो है एक अमीबा की सेल भी मान सकते हैं, ठीक है। वर्गीकरण को एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए जीवधारी इस संघ के अंतर्गत रखे गए हैं, ये बात ध्यान रखें। उदाहरण इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम के अलावा इसमें जो है एंटमीबा स्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवलिस, ठीक है, एंटमीबा स्टोलिटिका से पेचिस हो जाती है डायस्ट्री, ठीक है, और जिंजिवलिस से पायरिया होता है, प्लाज्मोडियम से जो है मलेरिया हो जाता है। तो आगे इसी स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोश की विशेषताएं देखिए, उनके जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म में एक नहीं बल्कि अनेक केंद्रक हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनका जो कोश का द्रव्य होगा उस कोश का द्रव्य में एक से ज्यादा केंद्रक हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जीवों में एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इस संघ के कुछ ऐसे जंतु हैं जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम ही ले लें, प्लाज्मोडियम में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक को मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। अमीबा में और यूग्लिना में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। जीवन शैली देखें, स्वतंत्र जीवी ये फ्री लिविंग होते हैं या परजीवी होते हैं। तो इनमें से बहुत से यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जल में ज्यादातर पाए जाते हैं, वाटर लिविंग है। और कुछ परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, जैसा हमने बताया एंटमीबा स्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवलिस, प्लाज्मोडियम, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है, अन्य जंतुओं में रहते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, तो ये पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, पैरासिटिक होते हैं। कार्य देखें, इनकी सभी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन है, पाचन है, केवल एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं। जीवन संबंधी जितनी भी क्रियाएं, जो जैविक क्रियाएं हम लोग में चल रही हैं, वही जैविक क्रियाएं एक कोशिकीय जंतुओं में भी चल रही हैं। हम लोगों में पोषण है तो ये भी पोषण कर रहे हैं, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, गमन है, ठीक है। तंत्र के द्वारा इनमें हालांकि विशिष्ट प्रकार का नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहरी संवेदनाओं को प्रति संवेदनाएं देती हैं। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं हम लोगों में चल रही हैं, लगभग वही क्रियाएं इनके एक कोशिकीय शरीर में भी चल रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए प्रोटोजोआ में चलन। प्रोटोजोआ में चलन, प्रोटोजोआ उदाहरण ने बताई दी है, अमीबा है, पीसीएम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, एंड अमीबा, एस्ट्रोगेटा, जिंजिबेलिस। तो ये इसके उदाहरण। अब इनमें गमन कैसे होता है, तो गमन के लिए सब प्रोटोजोआ के जंतुओं में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें स्यूडोपोडिया पाए जा सकते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया झूठे पैर, उदाहरण अमीबा में पाए जाते हैं। अमीबा का एक चित्र देख पा रहे हैं। अमीबा जो है वो लाइफ साइंस का, बायोलॉजी का सबसे सरल चित्र है, उसको बोर्ड में कैसा बना दे, ठीक है, ऐसा ऐसा कैसा बन दे, कोई इसको गलत नहीं कहे, क्योंकि ये सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना प्रतिपल बदलती रहती है, इसकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती है। और इसके यहाँ भी ऐसे पैर बनते रहते हैं, ठीक। इसके यहाँ पर ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये स्यूडोपोडिया है, ठीक है। ये सब स्यूडोपोडिया ये बनते फिरते रहते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे आपने माइक्रोस्कोप पे रख के देखा तो आपको दिखाई नहीं, कुछ समय बाद देखेंगे तो हमें एक तरीके झूठे पैर दिखा देंगे। तो इसीलिए हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो माने झूठा, पोडिया माने पैर। उदाहरण ध्यान रखते हैं, अमीबा में पाए जाते हैं, ठीक। अगला परछाल, उनको कहते हैं सीलिया। सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम में, छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती है, तो पैरामीशियम में पाई जाती है। पैरामीशियम का ये चित्र बना हुआ देख पा रहे हैं, इसको चप्पल जंतु कहते हैं, ठीक है। चप्पल जंतु के नाम से जाना जाता है। इसकी पूरी बॉडी पे ये हेयर्स देख रहे हैं, यही हेयर्स होते हैं सीलिया, ठीक है। हिंदी में इनको कहते हैं परछाल। इन्हीं के द्वारा ये लोकोमोटरी मोशन जो है शो करता है, यानी जहाँ भी रहता है वहां पे गति शो करता है। एक केंद्र आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक केंद्र यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ। तो ये इसमें 2 केंद्र होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अगला है मसाबिला के द्वारा फ्लैजिला, ठीक है। एक बीफ लाइक हंटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यूग्लिना है, ये क्या है, यूग्लिना फ्लैजिला, लंबी चाबुक जैसी संरचना जैसे यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। यूग्लिना के बारे में एक बात जान लें कि यूग्लिना जो है जंतु और पादपों के बीच की कड़ी कहा जाता है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इसमें पोषण दोनों प्रकार का होता है। ये ऑटोट्रॉफ्स भी है और हेटेरोट्रॉफ्स भी है। जब ये सूर्य प्रकाश उपस्थिति में होता है तो ये पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये अमीबा पैरामीशियम के जंतु की तरह जो भोजन जो पानी में रहता है ऑर्गेनिक पदार्थ, उसको भी हेटेरोट्रॉफ्स की तरह होलोजोइक पोषण ले लेता है, जंतु वाला पोषण ले लेता है। तो ये दोनों प्रकार का पोषण शो करता है, ठीक है, जंतु और पादपों का, इसीलिए इसको संयोजी कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यूग्लिना के बारे में। पैरामीशियम ध्यान रखें, इसको चंपल जंतु के नाम से जानते हैं। अमीबा में स्यूडोपोडिया पाते हैं, झूठे पैर पाए जाते हैं, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक। तो इतना यहाँ पे चलिए और लेते हैं प्रोटोजोनिक रोग। यहाँ क्वेश्चन बहुत बनते हैं और ये देखे भी हैं, और आगे एग्जाम में भी यहाँ क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखें रोग, जैसे पहला देखते हैं मलेरिया। पहला कौन सा है? मलेरिया, ठीक है। प्रोटोजोआस डिजीज मलेरिया। देखो भाई, मलेरिया में क्या सब कारक जनते हैं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम ओविल है, प्लाज्मोडियम जो है क्या नाम फैल्सीफेरम ओविल वगैरह, इस तरीके की 2 जातियां और है प्लाज्मोडियम की। तो जब मलेरिया हो जाता है तो ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो उसमें इन्हीं 3 स्पीसीज का 3-4 स्पीसीज का टेस्ट किया जाता है। तो उसमें लिख के आता है कि जो 3 इनके स्पीसीज के नाम लिख के होते हैं, और आगे अगर जिसका इन्फेक्शन है तो प्लस पॉजिटिव नहीं है तो चारों में 3 में नेगेटिव लिख के आएगा, ठीक। तो जो प्लाज्मोडियम है वो सब प्रोटोजोआ का ही सदस्य है। जानते हैं कि मलेरिया रोग का वाहक एक मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो है, जिसको आप क्या कहते हैं? एनाफिलिस कहते हैं। एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम का वाहक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की लार में, मतलब इस एनाफिलिस की लार में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इसके ये स्पोर जो होते हैं ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो है अपरटस है, मच्छर आया, हमारी त्वचा पे बैठा, हमारी त्वचा मतलब जो इसने जो है भेदा और हमारा ब्लड सक किया, इसने चूसा,
चूसने पर ये थोड़ा इसमें डिटेल दे दिया है इसकी लार का, ठीक है। इसकी लार में जो है ये क्या होगा, ये हमारी जो लार में ब्लड के संपर्क में रहता है, तो इसी लार में जो है ये जो इसके स्पोरोजोइट्स होते हैं वो स्पोरोजोइट्स लार से हमारी स्किन में चले जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में आने के पश्चात हमारी आरबीसी में इंटर कर जाते हैं। ये आरबीसी का चित्र बना हुआ, ठीक है। ये आरबीसी सेल्स तो इन्हीं में एंटर कर जाते हैं, वो मतलब नष्ट करते रहते हैं, किल करते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, हमारी आरबीसी डाउन करते रहते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि मॉस्कीटो मादा एनाफिलिज में ये रहता जरूर है, लेकिन इसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये एनाफिलिज के अंदर जो है मलेरिया का प्लाज्मोडियम है ये, तो इसको भी बुखार आ गया, ये भी मच्छर है, बुखार आ गया, उसको भी 103 104 डिग्री का फीवर चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई भी पैथोजन होता है उसकी विशिष्ट अपनी टारगेट सेल्स होती हैं, तो उन टारगेट सेल्स कोई टारगेट करके उनके अंदर एंटर करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। जैसे कोरोना के दौरान ने देखा कि कोरोना में जो वायरस था वो हमारे लंग्स पे अटैक कर रहा था, लंग्स की सेल्स पे अटैक कर रहा है, बाद वालों से ऑर्गन से कोई मतलब नहीं, समझ पा रहे हैं। तो जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन किसी एक विशिष्ट ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसी ऑर्गन पर वो अटैक करते हैं, उसी ऑर्गन की कोशिकाओं में प्रवेश करके वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं और वहां की जो प्रोटीन्स वगैरह है, उनकी जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। चलें अच्छा, यहाँ के तो प्रभावित कौन से, अफेक्टेड ऑर्गन कौन से, तो मलेरिया में हमारी तिल्ली स्प्लीन, ठीक है, यहाँ पर आरबीसी को मारा जाता है, इसको ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से जानते हैं, स्प्लीन तिल्ली। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। मलेरिया के दौरान आरबीसी का नंबर घटता है, ठीक है। डेंगू होता है, डेंगू एक वायरल जनित मतलब जो है फीवर है, ठीक है, तो उसमें हमारी प्लेटलेट्स काउंट कम होती हैं, ठीक। एक आपने बहुत सुना होगा वायरल जनित जिसको एड्स कहते हैं, HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, उसमें हमारी जो है WBC सेल्स में जो T सेल्स होती हैं, स्पेशली T4 लिम्फोसाइट्स, तो उनका डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कभी पूछ सकते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं पे ये टारगेट करेगा, लीवर पे ये टारगेट करेगा। तो मलेरिया में हमारे 3 ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, मतलब 2 ऑर्गन और एक प्रकार की कोशिकाएं, तिल्ली और लिवर ये दोनों ऑर्गन है, लाल रक्त कणिकाएं ये हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें, मलेरिया के लिए उत्तरदायी कारक प्लाज्मोडियम और इसका जो वेक्टर है वो हमारा एनाफिलिज। चले अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रोटोजोनिक रोग में पायरिया पेचिस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेहतरीन सी स्लाइड लगी हुई है। पायरिया जो होता है एंटोनिवा जिंजिबेलिस की वजह से होता है, एंटोनिवा जिंजिबेलिस ये अमीबा की एक प्रजाति है, ठीक है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि मसूड़े हैं, ऊपर की तरफ गम्स लगे हुए हैं, इन गम्स से हमें खून आ रहा है, ठीक है। इसका ये है कि इन मसूड़ों की ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यू होता है, इन टिश्यूज में ये एंटोनिवा जिंजिबेलिस रहने लगता है, उसे पोषण देने लगता है, तो ये जो हमारी सेल्स होती हैं नष्ट होने लगती हैं। तो उसी से जो हमारे टिश्यू है, यहाँ पे जो दीवार में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं, वो फटने लगती है, नष्ट होने लगती हैं, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, इसी को कहते हैं पायरिया, ठीक है। कारक ध्यान रखिए इसका कौन सा एजेंट है, तो एंटोनिवा जिंजिबेलिस ये पूछा जा सकता है। अगला है अमीबी पेचिस यानी कि अमेबिक डाइसेंट्री, ठीक है, इसका कारक है एंटोनिवा हिस्टोलिटिका, एंटोनिवा हिस्टोलिटिका। ये आंत को प्रभावित करता है, तो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली उसको संक्रमित करता है, इसमें दस्त होते हैं और पेट दर्द होते हैं। ये आप चित्र देख पा रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है, ठीक है। तो इसी इंटेस्टाइन में देखो ये स्पेशली लार्ज में दिखाया गया है, तो ये अमीबा का एक जो है एंटोनिवा जिंजिबेलिस दिखाया गया है। इसी आंत की दीवार की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये रहता है, ठीक है। तो वहां पे ये काफी जो है दस्त वगैरह जो है घाव वगैरह क्रिएट कर देता है, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है। इसमें काफी दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे एक जानकारी देना चाहेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या अंतर है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होगी,
लंबाई के आधार पे, तो इसलिए इसको लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी लंबाई, इसलिए इसको छोटी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबाई में छोटी होती है, लेकिन उसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसको लार्ज कहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके ये लंबाई में ज्यादा होती है और इसका जो व्यास डायमीटर होता है वो कम होता है। तो इसीलिए छोटी आंत की व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत कहते हैं, ना कि इसकी लंबाई छोटी इसलिए कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, आप दो पाइप ले लें, ठीक है, एक पतला पाइप ले लें और एक उससे मोटा पाइप ले लें। तो जो पतला पाइप होगा जिसमें कम व्यास होगा वो उसको क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे, और जिसका व्यास ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा स्पेस होगा, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। बात समझ पा रहे होंगे इस बात को? ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग में एक रोग और है निद्रा रोग। इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, देखिए निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, इसका जो कारक है ट्रिपेनोसोमा है। कौन सा है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इज द कजेटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस का एक कजेटिव एजेंट है, उसका कारक है। वहां इसका देखिए सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी फ्लाई जो है ये मक्खी के द्वारा होता है। इसका नाम देखो, स्पेलिंग क्या है, सीसी फ्लाई। ठीक है, और वैसे तो जो ऊपर से निकलता है सीसी लिख देते हैं, लेकिन जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो सीसी यानी कि टी ऐसी कहते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि जो निद्रा रोग है, स्लीपिंग सिकनेस है, वो ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है और इसका जो भाग है वो सीसी मक्खी है। किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क ब्रेन को प्रभावित करता है। लक्षण रोगी को अत्यधिक नींद आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निद्रा रोग कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ब्रेन पे अटैक करता है, तो ब्रेन की उन कोशिकाओं पे अटैक करता है जो हमारे नींद को जो है रेगुलेट करते हैं, जो वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाती है। तो इससे क्या होता है? नींद आने लगती है। ये हम चित्र देख पा रहे हैं, ये एक मक्खी दिखाई गई है, सीसी मक्खी। ठीक है, इसके काटने से, इसके बैठने पर जो है ब्लड ये चला जाए तो ये रोग हमें हो जाता है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है काला जार। काला जार रोग देखें, काला जार ब्लैक फीवर के नाम से इसको जानते हैं। इसका कारक है लीशमैनिया डोरोमानी। इसका पैथोजेनिक फैक्टर क्या है, पैथोजेनिक रीजन क्या है? लीशमैनिया डोरोमानी। ये बात ध्यान रखें, ये सब मेमोरी बेस्ड डेटा है। इसको जो है आपको जो है कई 2-3 बार इसको रिवाइज करना होगा, मुझ से निकालने होंगे तभी याद होंगे, नहीं तो एक समय के बाद माइंड से स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। ये ध्यान रखें, काला आजार ब्लैक फीवर, इसका कारक लीशमैनिया डोरोमानी, भाग बालू मक्खी सैंड फ्लाई। ठीक है, ये सैंड फ्लाई के काटने से होता है। और प्रभावित अंग इसमें अस्थि मंजा है, बोन मैरो। बोन मैरो इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, बोन मैरो का मतलब हमारी लंबी हड्डियां होती हैं, उनमें जो स्पेस रहता है वो ऊपर और नीचे होलो टाइप का, गड्ढा टाइप का, उसको बोन मैरो कहते हैं। इसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो उसी फ्लूइड में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देख नहीं जाना, बता ही चुके हैं, जैसे कि ये कौन है? ये अमीबा है। ठीक है, इसका निश्चित आकार होता है। ये यूग्लिना है, पारा को जंतु के बीच की संजी कड़ी। ये इसको स्लीपर एनिमल कहते हैं, चप्पल जंतु के नाम से जानते हैं। ये ट्रिपेनोसोमा है। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। ठीक है, तो ये कुछ क्या हुए उदाहरण हो गए प्रोटोजोआ के जंतुओं के। ठीक, अगला हम जो है फाइलम होते हैं, जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक, देखो फाइलम पोरीफेरा का नाम दिया गया है, इनके पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, इनको कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स, छिद्रों को धारण करने वाले जीवधारी, इसीलिए इनको कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब हो गया पोर बियरिंग एनिमल्स। देखें सामान्य नाम इनको स्पंज के नाम से जानते हैं। आवास हैबिटेट मुख्य रूप से ये समुद्र मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ फ्रेश वाटर जल में पाए जाते हैं। संगठन इनमें कोशिकीय स्तर का होता है, यानी कि इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें कोशिकाएं इकट्ठित हो जाती हैं, संगठित हो जाती हैं, लेकिन उनमें टिश्यू नहीं बनते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का एग्रीगेशन हो गया, यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत यहाँ से हो गई, लेकिन टिश्यू नहीं बना गई। ठीक है, शारीरिक संगठन देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, दो स्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी उनके शरीर में जब काटते हैं तो दो लेने दिखाई देती हैं, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली
एंडोडर्मिस की जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल होते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक, सिमेट्री ये होता है ये धारी का निश्चित जो है एक्सिस से काटे तो जो दो बराबर भाग हो तो वो दो बराबर भाग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रही है तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, अगर नहीं हो रही है तो एसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो ये इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये आप चित्र देख पा रहे हैं, काफी हल्के जंतु होते हैं और समुद्र पाए जाते हैं, फिक्स रहते हैं एक जगह पे। ठीक है, चलें अच्छा आगे देखेंगे। अगला देख पा रहे हैं नाल प्रणाली, नाल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जो स्पंज होते हैं, इससे पहले एक चित्र ये देखें आप, देखो इसमें क्या है कि जो स्पंज होते हैं उनमें तीन संरचनाएं देखें, एक है ऑस्टिया और एक है स्पंजोसील, एक है ऑस्कुलम। देखें होता क्या है, ये एक स्पंज का डायग्राम है, स्पंज का ये शरीर यहाँ पे सो कर रखा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये छिद्र देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे छिद्र देख पा रहे हैं, ये छिद्रों कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। पूरे शरीर में होते हैं इनके, ठीक है, अजीब और टाइप के जंतु है ये। तो ऑस्टिया इनके पूरे शरीर में होते हैं, छिद्रों के थ्रू मतलब जो समुद्र का पानी होगा उनमें एंटर करेगा। भाई समुद्र पाए जाते, समुद्र में लहरें आई, इनके ऊपर से पानी अंदर चला गया। अच्छा, विभिन्न ऑस्टिया पानी अंदर जाएगा और ये ऐसी कैविटी में जाके स्टोर होगा, जाके ये बीच में ऐसी कैविटी होती है जिसको कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं? स्पंजोसील। और उसके बाद ये पानी होता है वो एक ऑस्कुलम के द्वारा सबसे ऊपर की तरफ एक छिद्र होता है, ये आप देख पा रहे हैं छिद्र, इसको कहते हैं ऑस्कुलम। इसके थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये तीन तरह की संरचनाएं हैं। देखो भाई उससे लिखा है ऑस्टिया कि शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जहां से जल इनके शरीर में प्रवेश करता है। स्पंजोसील, स्पंज हुआ सेंट्रल कैविटी, ठीक है, शरीर के मध्य में खाली जगह है जिसमें बाहर से गया हुआ पानी एकत्रित होता है। ऑस्कुलम ऊपरी भाग का बड़ा छिद्र, सबसे ऊपरी भाग का बड़ा छिद्र जहां से जल बाहर निकल जाता है। स्पंजी प्रकृति उनमें होती है, छिद्रों और गुहा के कारण शरीर स्पंजी होता है। ठीक है, इनका शरीर काफी मुलायम होता है, इसमें पानी बहते हैं, पानी अंदर जाता रहता है, गया बाहर निकला तो इसके अंदर पानी के द्वारा इनमें पोषण होता है, पानी के द्वारा जो है पोषण चला जाता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह सूक्ष्म जीव वगैरह ये चले जाते हैं, पानी पे घुली हुई ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं और पानी के थ्रू ये अपने जो सर्जी मैटर होते हैं, स्टील प्रोडक्ट होते हैं, वो पानी में छोड़ देते हैं, पानी के थ्रू निकल जाता है, सब पानी में ही है। ठीक है, सब पानी के द्वारा हो रहा। चलिए चांद उड़ते हैं, पीछे की स्लाइड में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, नॉन सिस्टम पाए जाते हैं, तुमने बताया इसको नॉन सिस्टम कहते हैं। जल परिवहन, जल परिवहन की विशेष कार्य भोजन ग्रहण करना, फूड गैदरिंग, हमने बताया जब जल इसके अंदर जाएगा उसमें फूड होगा वो ये गैदर कर, ठीक है। श्वसन रेस्पिरेशन हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, O2 पानी से ले ली जाएगी, CO2 उसमें छोड़ दी जाएगी, अपशिष्ट निष्कासन वेस्ट रिमूवल हो जाएगा, जो मेटाबॉलिक जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। फिर सर भारी जल है, भारी जल आया शरीर में गया, बाहर चला गया। नोट में मुंह का अभाव होता है, सेंस ऑफ माउथ में किसी प्रकार का मुंह नहीं होता। भाई मुंह की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं भोजन में पचा चबा रहे बेटी, भाई जो भी भोजन जल में उपस्थित था, छोटे छोटे सब्जी वगैरह होते हैं, उसी ने ड्रॉप किया और कोशिका के अंदर विजिट सेल पाचन हो गया। ठीक, तो ये है इनमें कैनाल सिस्टम। जी इसको ध्यान रखें, कैनाल सिस्टम का पाया जाना है संघपोरीफेरा के जंतुओं की विशेषता, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया। ठीक, अगला देखें इनकी कार्य और इनके विशिष्ट गुण, फिजियोलॉजी एंड स्पेशल प्रॉपर्टीज। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में देखें। देखो इनमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोइनोसाइट सेल्स। देखें पाचन ध्यान रखिए, इसमें अंतःकोश की पाचन होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, शोषण या शरीर की सतह से विस्तृत हो जाता है, डिफ्यूजन होता है। विशेष उपयोग इनका क्या है? ठीक है, जैसे हम उपयोग क्या है, तो स्पंजों का उपयोग ध्वनि सोखने साउंड प्रूफिंग में किया जाता है। ध्वनि सोखने वाले यंत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पंज होते हैं ये कोइनोसाइट सेल्स होते हैं, तो ध्यान रखें कोइनोसाइट सेल्स का पाया जाना ये प्रमुख लक्षण है संघपोरीफेरा के जंतुओं का। ठीक है, ये सीरिया जैसी संरचना लगती हुई कॉलर और माइक्रोग्लाइड फूड पार्टिकल अंदर का डायमेंशन होता है। ठीक, ये अवशोषित ध्वनि स्पंज सामग्री स्पॉन्ज से ले लिया। ठीक है, और ये जहाँ पे हमें ये जो है ध्वनि को रोकना है, ठीक है, साउंड प्रूफ बना रहा है, तो वहां पे लगा देते हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं साउंड। ठीक है, चलिए अच्छा करते हैं।
आगे देखते हैं इसी में जो है कुछ इसके उदाहरण जानते हैं कि संघ प्लूरिफेरा में कौन से उदाहरण है। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उदाहरण सहजीवता एग्जाम्पल्स हैं। सिम्बायोसिस, साइकन, देखिए साइकन इसका एक उदाहरण है, साइकन इसका एक उदाहरण है। साइकन जो है वो एक स्वच्छ जलीय स्पंज है, ठीक है, और स्पंजिला एक स्वच्छ जलीय स्पंज है। ये दोनों फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यूस्पंजिया बहुत स्पंज के नाम से इसको जानते हैं। सहजीवता के बारे में समझ लें, कुछ जो स्पंज होते हैं वो सहजीवता प्रदर्शित करते हैं, सिम्बायोसिस रिप्रेजेंट करते हैं। सिम का मतलब होता है साथ साथ, बायोसिस का मतलब होता है जीवन, यानी कि जब दो जीवधारी साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवता कहते हैं। सह का मतलब साथ साथ और जीवन का मतलब जीवन, साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करना, ठीक है। तो ये सिम्बायोसिस का उदाहरण है। सिम्बायोसिस में कई उदाहरण पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिटेल हो गए हैं, जैसे लाइकेन वगैरह है। लाइकेन में हम पढ़ते हैं, लाइकेन में कवक सहवाल सहजीवी संबंध शुरू करते हैं और इसमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है, ठीक है, उसका ध्यान रखें। अगला हमारे संघ है संघ सीडेंट्रेटा या संघ निडेरिया, ठीक है, फाइलम सीलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया, ठीक है। इसको सीलेंट्रेटा इसलिए नाम दिया है क्योंकि इनमें जो सेंट्रल कैविटी पाई जाती है उसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलेंट्रॉन, इसीलिए इस फाइलम को सीलेंट्रेटा कहते हैं। इसको निडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। निडोसाइट्स स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रा रखा गया है, हाइड्रा जो हमने कुछ स्लाइड्स में बताया था कि उसमें स्टेनिंग सेल्स होती हैं, उसमें विष भरा रहता है तो अपने जंतुओं पे उसमें मतलब टच कर देता है तो उनमें विष चला जाता है, उनको निडोसाइट सेल्स, ठीक है, या निडोसाइट सेल्स कहते हैं, इसीलिए इनको निडेरिया भी कहते हैं, ठीक। अन्य नाम निडेरिया, संघ के जंतुओं को निडेरिया के नाम से जाना जाता है, निडेरियंस के नाम से। आवास अधिकांश समुद्री है, मेराइन कुछ स्वच्छ जलीय है जैसे हाइड्रा। संगठन में ऊतक स्तर का पाया जाता है, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संघ सीलेंट्रेटा से शुरू हो जाता है। प्लूरिफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें कोई ऐसा नहीं कि टिश्यू बन गया, केवल सेल्स एग्रीगेट है लेकिन टिश्यू नहीं बनी है, ठीक है। समिति जो होती है अरीय समिति होती है, रेडियल समिति पाई जाती है, ठीक है। इनके शरीर को दो भागों से बांटेंगे तो लगभग जो है दो समान भागों को मिलेंगे, ये एक संरचना बनी हुई है, ठीक है। जेली फिश है, ये जो संरचना है ये जेली फिश की बनी हुई है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, संघ सीलेंट्रेटा के जंतु बहुरूपता शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें दो तरह के जीवधारी हैं, जब एक ही जीव दो रूपों में मिले, जैसे कोई जीवधारी है तो अपने जीवन काल के दौरान दो रूपों में मिले, ठीक है, जैसे एक रूप ए है एक रूप बी है तो इसे हम बहुरूपता कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। संघ सीलेंट्रेटा के जंतु बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, इनकी एक अवस्था को कहते हैं पॉलिप और दूसरी अवस्था को कहते हैं मेडूसा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। पॉलिप को आप ऐसे ध्यान रखें, पॉलिप जो होती है वो स्थानबद्ध होती है, मतलब एक फिक्स रहती है, संरचना होती है, अलिंगी होती है, एसेक्सुअल होती है, ठीक। मेडूसा जो होती है वो फ्री लिविंग होती है, छाते जैसी संरचना होती है, ठीक, और ये सेक्सुअल होती है यानी कि लैंगिक जनन में भाग लेती है, ठीक है। तो जब जीवधारी को लैंगिक जनन करना हो तो एसेक्सुअल इस वाली व्यवस्था से कर सकता है, अगर लैंगिक जनन करना है तो मेडूसा वाली व्यवस्था करेगा। ये दोनों पूछे गए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें ये दोनों बातें पूछी गई। अब इसको ऐसे ध्यान रखें, ये क्या पॉलिप एक है मेडूसा, पी फॉर पॉलिप, पी फॉर परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये परमानेंट फिक्स रहेंगे एक जगह, ये चलनशील नहीं है, गमनशील नहीं है, फिक्स रहेंगे किसी एक सबस्ट्रेट पर ही अटैच रहेंगे। जैसे पानी में पाए जाते हैं तो कहीं कोई चट्टान स्टोन वगैरह पड़ा हुआ है तो वहां पर ये अटैच रहेंगे, वहां पर जुड़े रहेंगे, तो ये स्थान बद्ध है, परमानेंट वहीं पर लगे रहेंगे। और साथ ही साथ ये सेक्सुअल है, ये ध्यान रखें, ठीक। मेडूसा ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाली इनकी अवस्था, फ्री आराम से इधर उधर जाते रहते हैं, और ये लिंगी है, सेक्सुअल अवस्था, इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। छाते जैसी संरचना, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक मतलब अम्ब्रेला लाइक स्टेज ऑफ सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप।
तो ये दोनों बातें पूछी गई है, इसका जो तरीका हमने बता दिया, फॉर परमानेंट, ये स्थानबद्ध है, ये सेक्सुअल है, ये गतिशील है, छाती जैसी है और लैंगिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या पहला बताई दिया, पहला हाइड्रा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, हाइड्रा को ध्यान रखिए, इसमें हाइड्रा है और फाइसेलिया है। ठीक है, पेनिनसुला है, पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला इसके अंतर्गत रखा हुआ, चित्र बना हुआ। हाइड्रा समुद्र जल में पाया जाता है। ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं। फाइसेलिया इसको पुर्तगाली युद्ध कहा जाता है। पुर्तगाली जिस समय युद्ध हुआ था प्राचीन समय में, तो उस समय जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, जहाँ से वो अपने हथियार वगैरह तो ले जाते थे जिस महासागर से, तो इसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। उस समय इसने बाधा उत्पन्न की थी। ठीक है, तो पुर्तगाली युद्ध में जो है इसका रोल आता है, इसलिए इसको मतलब पुर्तगालीज मैन ऑफ वार कहते हैं। ठीक, एडवेंसिया देखें, समुद्री एंटोन के नाम से जानते हैं। पेनिनसुला देखें, इसको समुद्री पेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके पुरुष क्या हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल व्यक्ति, प्रवाल जानते हैं कोरल लीव्स। ठीक है, कोरल लीव्स जो होते हैं वो संसीलेंट ट्रेटा सबके जंतु ही बनाते हैं। होता क्या है कि इनका बाहर का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहरी कंकाल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब ये मर जाते हैं तो इनका जो बाहरी कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो वही समुद्र पे एक जगह इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसको कोई सोच समझी चढ़ा गला नहीं सकता है भाई, नॉन। ठीक है, इससे जंतुओं को कौन सा पोषण मिलने वाला है, तो एक जगह से ये इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो ये चट्टान का रूप ले लेता है, इसको कहते हैं कोरल रीफ्स। क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स कहते हैं, इसकी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन्हें मूंगा ये कहते हैं कि समुद्र में रक्षात्मक अस्थिर चट्टानों का निर्माण करते हैं, समुद्री जैव विविधता का ये आधार है। ठीक है, बहुत से जंतु इन चट्टानों पर फिक्स रहते हैं, अटैच रहते हैं, पूरे सबस्ट्रेटा मिल जाता है। ठीक, अगला जो हमारा संघ है संघ प्लेटी हेलमिंथीस। अगला संघ कौन सा है? संघ प्लेटी हेलमिंथीस। संघ प्लेटी हेलमिंथीस के बारे में जान लेते हैं। देखें, देखो इनको हमने बता दिया, संघ प्लेटी हेलमिंथीस के जंतु चपटे कृमि के नाम से जानते हैं, फ्लैट बॉन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी आकृति देखें, ये फ्लैट बॉन संरचना बनी हुई है, जैसे रिवर से या हमारे फीते के समान समझ लें, जो फीता है चपटा उसकी तरह। पृष्ठ आधारीय रूप से चपटे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड फीते के समान रिबन लाइन। देह हुआ इसमें ए सीलोमेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ए सीलोमेट। इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। ठीक है, देह हुआ उपस्थित होती है स्त्री ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। सेक्शन इसकी काटते हैं पीएस, तो एनिमल उसमें इसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखते हैं तो तीन लेयरें हमको दिखाई देती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयरें हमको देखने को इनमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लेटी हेलमिंथीस और एस्क्लेन हेलमिंथीस, ये ज्यादातर जो है परजीवी है, पैरासाइट्स हैं। तो इनके कौन कौन से पैरासिटिक एनिमल्स हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, स्पेशली हम लोगों में, मनुष्य में। तो वहां से क्वेश्चन पुटअप किए गए, पूछे गए। तो वो स्लाइडें यहाँ पे पुट की है, रखी है, तो उनको देखते हैं। पैरासिटिक उनकी लाइफ है, अधिकांश जंतु दूसरों के शरीर में होस्ट के रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, हमारे शरीर में मलेरिया का इंफेक्शन हो गया, मलेरिया हो गई। ठीक है, और मलेरिया का प्लाज्मोडियम था हमारे अंदर है, तो हम उस प्लाज्मोडियम के लिए हो गए होस्ट, उसके लिए क्या हो गए होस्ट, और मलेरिया हमारे लिए क्या है? पैरासाइट। तो दोनों के मध्य जो है पैरासिटिक होस्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हमें हानि पहुंचाएगा, अपना लाभ लेगा। चूसक और कांटे, सकल्स एंड हुक्स, इनमें क्या होता है? इनमें भाग पर उपस्थित जो है चूसक या कांटे पाए जाते हैं। जैसा यहाँ पर एक जो है 3D स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है कि ये इस तरीके की कुछ संरचना होती है, हालांकि ऐसे कांटे तो नहीं होते, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सही संरचना होती है, ऐसे नहीं पंजे होते हैं। तो ये त्वचा या जिसपे चिपका हुआ है जंतु, तो उसको ऐसे लगाया रहता है, टच किया रहता है, और हमारे शरीर से पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को चूसता रहता है, उसको सक करता रहता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं चूसकान। ठीक है, तो सकर्स या हुक भी कहते हैं, कुछ जंतुओं में तो ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं।
अच्छा, कोर्टिकल का मोटा आवरण होता है। अच्छा, ये जो पैरासिटिक जो जीवधारी होते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, इनके शरीर के चारों तरफ क्यूटिकल का बना हुआ एक मोटा आवरण होता है। वो क्यूटिकल का आवरण हमारे शरीर में बनने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जो अन्य जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा अटैक से इनको बचाता है, क्योंकि वही एंजाइम्स वही होंगे भाई, इनका जो शरीर है उन्हीं कंपोनेंट्स का तो बना है जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर में विकल्प होता है, तो विकल्प इनको अटैक कर देंगे, इनका धीरे धीरे जो है लिक्विडेशन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इनमें कोर्टिकल का मोटा आवरण है कि वो एंजाइम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते। एक तरीके समझ लें कि ये ब्लड जैकेट पहने हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको गोली कोई चलाए और ब्लड जैकेट पहने तो इसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो वैसे जब ये हमारे शरीर के अंदर गए तो एंजाइम्स हमारे सेल्स लगातार छोड़ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये ब्लड जैकेट यानी कि कोर्टिकल पहने हुए पाचन से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। देखें प्रजनन जीवन चक्र, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल देखते हैं। मोस्ट ऑफ का जो प्लेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ये द्विलिंगी होते हैं, यानी कि इनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, पोषक देखें, प्राथमिक पोषक, जैसे यहाँ पे टीनिया सोडियम के बारे में दे रखा है, टैपवर्म के बारे में। ठीक है, हम लोगों में मतलब मनुष्यों में इसका इन्फेक्शन होता है। प्राथमिक पोषक प्राइमरी होस्ट इसका मनुष्य होता है, और जो द्वितीयक सतह होस्ट होता है उसमें होता है पिक्स होता है, पिग होता है या होगा स्नेल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। उदाहरण टीनिया सोडियम यानी कि फीका कृमि। ठीक है, इसको टैपवर्म के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। अगला है कार्की उत्सर्जन और पाचन, फिजियोलॉजी, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। ठीक है, इसको देखते हैं। उत्सर्जन देखें, ये बात ध्यान रखें, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, ये पूछा गया देखो डबल स्टार यहाँ पहले से बना रखा है कि फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं, हिंदी में क्या नहीं है, ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं किस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखें। और इन कोशिकाओं का काम क्या है, कोशिकाओं का काम है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का होता है। तो फ्लेम सेल्स का पाया जाना संप्लेटी हेलमिंथेस के जंतुओं की एक विशेषता है, ये विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जन हो। ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अगला देखें पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में पूछते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है या अनुपस्थित होता है, इनमें इनको भोजन को पचाने की आवश्यकता ही नहीं है। पचा पचाया भोजन लेते हैं भाई, आंत में पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं, तो वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को सर्व करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। हमारा ही जो हम भोजन खाते हैं पचाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में गए या जिस ऑर्गन से गुजरे तो उसी से इन्होंने सब कर लिया, चूस लिया, पचा पचाया, तो इनको पचाने की क्या जरूरत। तो इसीलिए इनका या तो अनुपस्थित होता है या इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि ये पोषक के पचे हुए भोजन को शरीर की सतह से सोख लेते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि ज्वाला कोशिकाएं संप्लेटी हेलमिंथेस के जंतुओं में पाई जाती है, इसका काम उत्सर्जन का है। ठीक है, ये आप एक संरचना देख पा रहे हैं, ये संरचना बनी हुई है, केवल रूप तो नहीं है। इसको प्लेनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चले अच्छा आगे देखें। अगला देखें संघ एस्क्लेमेंथेस। संघ एस्क्लेमेंथेस। ठीक है, अच्छा ये हमने बताया कि संघ के जो प्राणी है वो गोल क्रमिक कहते हैं, राउंड बर्ग के नाम से जानते हैं। ये एक संरचना आप देख पा रहे हैं राउंड बर्ग में। ठीक है, इसमें लीची है, मतलब लीच वगैरह जूप वगैरह उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये गोल क्रमिक होते हैं, काटने की बुलडॉग होती है। इसको काट के देखते हैं तो बाहरी शरीर की दीवार बनी हुई है, आउटर बॉडी वाल है, ये इनर बॉडी वाल है, या कटवाल, आउटर कटवाल। ट्यूब विद इन ट्यूब इनकी संरचना होती है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब पूरा होती है, इनमें कंप्लीट गट होती है, मुख भाग उपस्थित, इनमें माउथ भी होता है, साथ ही साथ इनमें एनस भी पाई जाती है। उस सर्जन के लिए इनमें नेफ्रेटिया पाए जाते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से प्लेटी हेलमिंथेस में ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स, उसी प्रकार से संघ एस्क्लेमेंथेस में प्रोटोनेफ्रेटिया पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम जानेंगे तो संघ मोलस्का में जब हम एंटर कर जाएंगे, वो संघ एनेलिडा में हम एंटर आगे बढ़ेंगे तो उसमें नेफ्रेटिया आ जाएंगे। ठीक है, तो ये उत्सर्जन पूछते हैं, प्रोटोनेफ्रेटिया किसमें पाए जाते हैं? एस्क्लेमेंथेस में। ठीक है, अगला देखें संघ एनेलिडा। अगला फाइलम कौन सा है? संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा जानते हैं। ठीक है, देखें खंडीय विभाजन में सेगमेंटेशन होता है। ये
मतलब सभी जंतु मतलब संघों में एक ऐसा संघ है जिसमें जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर अनेक खंडों में विभक्त होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। आकार, शरीर लंबा एवं क्रमी के आकार का होता है। बॉडी इज लॉन्ग एंड बॉल लाइक। ठीक है, ये भी बॉल क्रमी मतलब इसका शरीर गोलाकार होता है। ठीक है, बॉल लाइक होते हैं। लंबा, त्वचा पिटगिल, उसका बहुत पतला होता है। पिटकल इज वेरी थिन। गमन शरीर पे छोटे छोटे कांटे संरचनाएं पाई जाती है। आवाज की बात करें तो ये साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा के अंतर्गत ही क्या रखा गया है, हमारा केंचुआ रखा गया। ठीक है, गमन देखें, इसमें गमन अंग। ठीक है, गमन अंग के लिए संरचनाएं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ध्यान रखें, ये जो है जंतु जगत का ऐसा वर्ग है, ऐसा फाइलम है जिसमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखें। एनेलिडा कार्य की उत्सर्जन देखिए नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। हमने कहा है कि फ्लेम सेल्स पाई जाती है प्लेटियलमंथीज में, प्रोटोनेफ्रेडिया पाई जाती है एस्क्रेमेंथीज में, और एनेलिडा में आ जाएंगे तो नेफ्रेडिया आ जाएगी। ठीक है, श्वसन त्वचा या क्लोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लोन के द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, इनमें जो श्वसन होता है क्लोन के द्वारा होता है, इनमें डिस्क पाए जाते हैं। ठीक, तो जनन ये एक लिंगी यूनिसेक्सुअल या उभयलिंगी बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम केंचुआ होता है, फेरेटिमा जो होता है, वो द्विलिंगी होता है। उसमें एक ही जीव के शरीर में नर एवं मादा दोनों जननिकन पाए जाते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है, समर्थ है। देखें इसमें पाया जाता है एफ्रोडाइट और केंचुआ, ये कुछ उदाहरण। ये संरचना याद रखें, इसकी एक फोटो कैप्चर करके आप अपनी मेमोरी में सेव करें कि ये नेफ्रेडिया, ये क्या है, नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया से ही निकला है नेफ्रॉन। जैसे हम लोग मैमल्स हैं तो मैमल्स में किडनी पाई जाती है, किडनीज पाई जाती है बनते हैं। तो किडनी की जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन और नेफ्रेडिया समझ पा रहे, नाम कुछ मिलते जुलते हैं। नेफ्रेडिया में चेंज करके नेफ्रॉन पे दिया गया। तो ये देख पा रहे हैं, ये नेफ्रेडिया बनी हुई, ये सबसे आउटमोस्ट इनकी स्किन है, इस पे कांटे जैसी सूचनाएं लगी रहती है। ठीक है, ये इसके उदाहरण ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा में देखते हैं, हमने बताया ये जंतु जगत का सबसे बड़ा जो है वर्ग है जंतु जगत का। देखें, आवास देखें, जल, थल और वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के लगभग सभी स्थान पर पाए जाते हैं। इसीलिए जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे ज्यादा की स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी है। शारीरिक विभाजन शरीर 3 भागों में बटा जाता है, सिर यानी कि हेड और तुम्हारे थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इतना हिस्सा है ये इनका हो गया सिर, और ये जो इतना हिस्सा हो गया ये थोरेक्स हो गया, ये इतना हिस्सा इसका उधर हो गया एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन है, ये थोरेक्स है और ये सिर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है, सिर है यानी का, थोरेक्स है और पिछला हिस्सा जो है इनका उधर है। और जब कुछ में जो है टेल भी पाई जाती है, इसलिए टेल में सूचना देख रहे हैं तो उसमें टेल चौथा भाग भी हो जाता है। सिरोबच क्या होता है, कभी कभी सिर और बच दोनों मिलकर सिरोबच का निर्माण करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इसमें सिर में और बच में कोई अंतर नहीं कर पाए। ये क्या है, ये बिच्छू है, इसका कहीं सिर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत मामूली छोटा है, तो इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको सिरोबच कहते हैं। ठीक है, सिफेलोथोरेक्स इसको कहते हैं। ठीक, ये बिच्छू है और ये तिलचट्टा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, ध्यान रखिए। अगला शारीरिक संघ आर्थ्रोपोडा में और जानते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा में एक बात और ध्यान रखें, संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो बाहरी कंकाल होता है काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। काइटिन अपने आप में एक जो है पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि इनके शरीर का बाहरी कंकाल बनाता है।
ठीक है। एक हुआ बॉडी कैविटी, इनमें रुधिर हुआ यानी कि हीमोसील होती है रक्त वाहिनियों के बिना। इनमें जो है रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स जैसे धमनियां हैं, सिराएं हैं, वो नहीं पाई जाती, ठीक। और जो खुला, इनमें इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ब्लड जो है पूरे शरीर में बिना धमनियों के, बिना शिराओं के बहता है डायरेक्टली, और शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सीधे जो है रुधिर में डूबे रहते हैं, उसी के संपर्क में रहते हैं। निषेचन इनमें बाहरी एक्सटर्नल तथा आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये देख ले काइटिन, ये सबसे बाहर की तरफ जो है काइटिन का एक आवरण इनमें जड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु समय समय पर अपने ये काइटिन का जो आवरण होता है उसको उतारते रहते हैं, पुराना हो जाता है तो उसको उतार देते हैं, क्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। समय समय पर ये उतारते रहते हैं क्योंकि पुराना हो जाता है, उसकी जगह नया बन जाता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, जैसे हम लोगों के ये जो बाल है, हेयर्स है, और हम लोगों के जो नाखून है, ये भी एक्सोस्केलेटन में आते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन में आते हैं तो हम जैसे समय समय पर अपने बाल पटाते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, घटा देते हैं, नए बन जाते हैं, नाखून हमारे बढ़ते हैं, काट देते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं। तो ठीक वैसा ही समझ लें, हम लोगों का एक्सोस्केलेटन ये हमारे हेयर्स है एंड नेल्स हैं। इन लोगों का एक्सोस्केलेटन क्या है? लोगों का एक्सोस्केलेटन ये काइटिन का बना हुआ बाहरी आता है, तो ये इसको उतार देते हैं, फिर नया बन जाता है, उतार देते हैं, फिर नया बन जाता है, ठीक। इसी तरीके से देखा होगा सर्पों में जो रेप्टेलिया वर्ग के जो सर्प होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनमें केचुल उतार देते हैं, केचुल उतार के फेंक देते हैं, तो वो भी उनका एक्सोस्केलेटन, वो क्या है? एक्सोस्केलेटन। लेकिन वो बना होता है केराटिन का। किसका बना होता है? केराटिन का। इस बात को आगे बता देंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो स्नेक्स होते हैं, जो सर्प होते हैं, तो उनका जो बाहरी कंकाल होता है केराटिन का बना होता है। सॉरी, केराटिन का तो क्या नाम, केराटिन का बना होता है। इसका होता है केराटिन का। केराटिन तो एक प्रकार का वर्णक है जो कि दूध में पाया जाता है। गाय का जो दूध होता है वह पीले कलर का होता है, केराटिन की उपस्थिति के कारण होता है। जो गाजर होती है, गाजर देखी होगी, गाजर का निचला हिस्सा होता है, नीचे से उसको देखते हैं तो उसमें पीला पीला दिखाई देता है, तो वो कैरोटीन होता है। कैरोटीन विटामिन ए का सोर्स है। इसी को अपने शरीर में हम ले जाते हैं, एंजाइम उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसी को मॉडिफाई करके विटामिन ए बन जाती है, ठीक। तो यहाँ दिमाग में यही सब चलता रहता है, मिक्स हो गया कैरोटीन और केराटिन। केराटिन ध्यान रखें कि जो होता है केराटिन, केराटिन प्रोटीन, केराटिन की हमारी त्वचा होती है, उसमें त्वचा में प्रोटीन पाई जाती है, या जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो भी केराटिन प्रोटीन के ही हमारे इसमें अल्फा केराटिन, बीटा केराटिन, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक पे है, नहीं तो फिर डिटेलिंग में चले जाते हैं। देखें, ये आर्थ्रोपोडा विविधता एवं उदाहरण इसके क्या है, कुछ उदाहरण है। देखो, बिच्छू है, खजूरा है, रेशम का कीड़ा है, मक्खी है, तिलचट्टा है, झींगा है, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के क्या है? प्राणी है। पृथ्वी पे सबसे अधिक ये जंतु पाए जाते हैं, सबसे बड़ा वर्ग है ये जंतु जगत का, ठीक है। लार्जेस्ट जो है फाइलम है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का के बारे में ध्यान रखें, पहली बात तो ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। दूसरा नंबर इसी के बाद इसी का आता है आर्थ्रोपोडा का। अधिकांश समुद्री है, कुछ स्वच्छ जल और स्तन पे भी पाए जाते हैं। शारीरिक संरचना खंडहीन, बाद बाकी सब खंडहीन है। केवल एलिडा को ध्यान रखें, एलिडा संघ के जंतु ही खंडित होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, बाद बाकी सब सेगमेंटेड है। एवं कोमल सॉफ्ट शरीर वाले हैं। शरीर पर एक पतली झिल्ली से बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है, इसे मेंटल कहते हैं। हम जानते हैं सीपी में ये देखते हैं खोल होता है, ये खोल, ये मेंटल इसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंदर जीव होता है, ठीक है, कोमल शरीर वाला होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। मेंटल के चारों ओर कैल्शियम का कवच जो है पाया जाता है, कैल्शियम का मेंटल बना होता है। इसी चारों तरफ जो है मेंटल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली लेयर चढ़ी रहती है, ठीक। और बाद बाकी मेंटल तो स्पेशली प्रोटीन का बना होता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये हमारा ऑक्टोपस है, ठीक है, बिना दिमाग है, इसमें दिमाग नहीं होता, कुछ न्यूरॉन्स पाई जाती है, लेकिन जैसे ये काफी समझदारी दिखाता है, ठीक है। इसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, संघ मोलस्का कार्की के बारे में देखें, इसकी आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, यू आकार की होती है, ठीक है।
और अधिकांश मंद गति स्लो मूविंग वाले होते हैं, धीरे धीरे गति करते रहते हैं। इनका जो ब्लड होता है नीला हरा या रंगहीन हो सकता है। अगर नीले रंग का है तो इसमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कॉपर जहां भी होती है, ज्यादातर कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, वो नीले कलर के होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं नीला धोता, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट नीले कलर का होता है, नीले रंग के क्रिस्टल आते हैं। तो क्यों आते हैं? कॉपर के कारण। तो कॉपर अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में होता है, नीले कलर का होता है। तो ये हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इसका जो ब्लड होता है नीले कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? नीले कलर का होता है, ध्यान रखें। इसमें पाइलस है, आपके पास है सीपी है और पियर्स वेस्टर है, ये इसके अंतर्गत रखे गए हैं, इस बात को ध्यान रखें। चलिए होते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा, इसके अंतर्गत तारा मछली को रखा गया है, ठीक है। और भी है सीएन वगैरह। सभी जंतु विशेष रूप से समुद्री होते हैं और त्वचा के नीचे जो है वो प्लेट्स और ऊपर कांटे पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कांटे जैसी संरचनाएं लगी होंगी, ठीक है। अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन कांटों और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क उपस्थित होता है। ब्रेन नहीं पाया जाता भाई। ब्रेन की शुरुआत हमने बताया कॉर्डेट से हुई, उनमें नर्व नोटोकार्ड होती है, नर्व कार्ड होती है, आपको बताया था। तो उसी का जो अगला हिस्सा होता है वो ब्रेन बनाता है, पिछला हिस्सा होता है बना देता है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हाँ स्पाइनल कॉर्ड डेवलप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा मछली है, इसमें रीजनरेशन हो जाता है। अगर तारा मछली में एक भुजा को जैसे काट दिया जाए तो इसकी एक भुजा बन जाएगी, और कभी कभी नई मतलब कटी हुई भुजा से एक नई तारा मछली बन जाती है। तो इसमें जो रीजनरेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे छिपकली देखी हम लोग घरों में सामान्य रूप से पाई जाती है, छिपकली अगर पूंछ कट जाए तो पूंछ बन जाएगी नहीं, लेकिन उस पूंछ से नई छिपकली नहीं बनेगी। तो ऐसे रीजनरेशन को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल रीजनरेशन, ठीक है। और जब जो ऑर्गन कटा है उस ऑर्गन से नया जीव बन जाए और जिस जीव से कटा उस जीव का ऑर्गन पुनः बन जाए तो उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रीजनरेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा देखें तंत्र एवं उदाहरण के बारे में, ठीक है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना संघ इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। जैसे पोरीफेरा में नर्व सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम, उसी प्रकार से में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये गमन, लोकोमोशन और भोजन में सहायता करता है। उत्सर्जन अंग विकसित नहीं होते हैं। प्रजनन नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें जो है नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। पुनरुत्पादन की क्षमता, रीजनरेशन की पावर इनमें पाई जाती है, जो भी हमने डिस्कस की। एग्जाम्पल जैसे समुद्री आर्चिन, सी आर्चिन है, समुद्री स्टार फिश है, और कुकुमेरिया हो गया, ठीक है। कुकुमेरिया को समुद्री खीरा कहते हैं, खीरा जैसा लगता है, ठीक है। अगला देखें, मोस्ट एडवांस जो पायलट है जंतु जगत का वो है संघ कॉर्डेटा। कौन सा है? संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा देखते हैं। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं की विशेषता ये है कि इनमें एक तो नर्व कार्ड पाई जाती है और दूसरी नोटो कार्ड पाई जाती है, ठीक है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में इन दो संरचनाओं का पाया जाना अति आवश्यक है, और तीसरी संरचना कोई है तो वो है क्लोन क्षेत्र। तो पहली बात ये ध्यान रखें, नोटो कार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठवस्तु यानी कि नोटो कार्ड अवश्य पाई जाती है। नोटो कार्ड क्या होती है? नोटो कार्ड ही विकसित होकर बनाती है स्पाइनल, मतलब वो क्या वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी। ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, हम ही कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे शब्द जो आपस में मिलते जुलते हैं तो कभी कभार कंफ्यूजन चले जाते हैं। तो इसका हमने तरीका ये बताया है, जैसे एक नर्व कॉर्ड है, तो नर्व कॉर्ड से ध्यान रखें कि हमारे नर्वस सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, नर्व्स पढ़ते हैं, तो जो नोटो का नर्व कॉर्ड है ये ध्यान रखें, इससे हमारा बनेगा ब्रेन। इसका जो अग्र सिरा होगा वो बनाता है ब्रेन, और पश्च सिरा जो होता है वो बनाता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। समझ में? नोटो कार्ड जो है ये रीढ़ की हड्डी बनाएगा, बैकबोन बनाएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखें। तो नोटो कार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे की तरफ लगी हुई है नोटो कार्ड, ऊपर की तरफ तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड है। पृष्ठ नलिकावत होलोडोर्सल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
तो यूं कहें कि जो नर्व कॉर्ड है वो जंतु का केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, एक ब्रेन और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड। क्लोन क्षेत्र गिल स्लिट देखें, रजनी में क्लोन क्षेत्र पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। भ्रूण विकास नोटोकार्ड के निर्माण में एंडोडर्म से होता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें कि नर्व कार्ड और नोटोकार्ड का पाया जाना इस फाइलम की जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। चलिए अच्छा कॉर्डेटा देखें, कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। भ्रूण की नोटोडर्म विकसित होकर कशेरुक दंड बनाती है यानी कि बैकबोन बनाती है। जैसा हमने बताया कि जो नोटोकार्ड है यही विकसित होकर वयस्क अवस्था में एडल्ट स्टेज में क्या बना देती है, बैकबोन बना देती है। स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु को चारों तरफ से कवर कर लेती है। परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित होगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलेगा, क्लोज टाइप का। इसका मतलब ये होगा कि इनमें जो रुधिर होगा वो रुधिर वाहिनियों में यानी कि धमनियों और सिराओं में बहेगा, ठीक है। ब्लड इनका लाल का होगा, स्पेशली हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तंत्रिका नर्वस सिस्टम पूर्ण विकसित मस्तिष्क इनमें पाया जाता है, मस्तिष्क मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड भी इनमें देखने को मिलेगा। ये देख पा रहे हैं रीढ़ की हड्डी बैकबोन को यहाँ पर दिखा रखा है। इसके बारे में हमने प्रारंभ में ही बताया, इसमें 36 कशेरुक पाए जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट पाए जाते हैं। और ये जो है संचरण का तंत्र दिखाया, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से दिखाया, ये हार्ट है और यहाँ पे कैसे ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं वर्ग मत्स्य। अब यहाँ पर हम जो है परमानेंट करके की जो क्लासेस हैं, जैसे हम मछली वर्ग को पढ़ेंगे, ठीक है। मछली का एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, पक्षी वर्ग है, मेमिलिया वर्ग है, उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा इनका विकासीय क्रम देख लें पहले, ठीक है। विकासीय क्रम का मतलब जैसे सबसे पहले मछलियां बनी, मछलियां रहती थी पानी में, ठीक है। मछलियां फिर आ गई जमीन में, कुछ जीव निकल के उनको कह दिया गया वो है जल। क्या कह दिया गया वो है जल, तो मतलब जो जल में भी थे थल में भी, ठीक है। तो कुछ समय के कुछ जीव आगे विकास हुआ, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन हुआ, तो कुछ जीव ऐसे बने जो प्रकृति के थे, कुछ समय के लिए अपने थल पे रहे और फिर अपने वापस जो है जल में आ गए। वो जल फिर बन गए हमारे ना सरीसृप रेप्टाइल्स। सरीसृप ऐसे थे जो मतलब थल में ही रहते थे, बिल बना के रहने लगे, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, थल में ही रहते थे। सरीसृप से दो ब्रांच बढ़ गई, एक ब्रांच बढ़ गई पक्षी वर्ग यानी कि कुछ उड़ने लगी, कुछ उड़ने लगी, तो उड़ने वाले एविस वर्ग हो गए। तो एक वर्ग चला गया मेमिलिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग। बात को ध्यान रखिए, स्तनधारी दो वर्ग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक होते हैं थीरिया, एक होते हैं प्रोटोथीरिया, इनको यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो स्तनधारी सबसे विकसित, अगर हम कॉर्डेटा संघ में भी सबसे विकसित वर्ग की बात करें तो सबसे विकसित कौन सा है, स्तनधारी वर्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से विकासीय क्रम है, इसी प्रकार का विकास हुआ है। मछलियों से पूर्वज चेंज हुए, मॉडिफिकेशन हुए, कुछ उभयचर में चेंज हुए, सरीसृप बने। सरीसृप में दो ब्रांचें बढ़ गई, एक उड़ने लगे पक्षी वर्ग और एक जो है स्तनधारी बन गए। स्तनधारी जो है इस पृथ्वी पर अबंडेंटली पाए जाते हैं, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके इन्हीं को हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 जो वर्ग है इन वर्गों को यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे कि कर जानेंगे, ठीक है। देखो पहला है वर्ग मत्स्य सामान्य लक्षण, क्लास स्पीसीज, जनरल कैरेक्टर्स। हैबिटेट देखें, ये ज्यादातर और लवड़ीय, फ्रेश वाटर और लवड़ीय मैराइन पाई जाती है। तापमान कोल्ड ब्लडेड जंतु है। सीधा सीधा ध्यान रखो कि केवल पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इस वर्ग के जंतु गर्म रक्त वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहे जाते हैं, होमियोथर्म्स कहे जाते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है शरीर का वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। किनका, इनका कोल्ड ब्लडेड वाले का। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स देखो ऐसे समझो, जीवधारी दो प्रकार के होते हैं इस आधार पर कि उनके शरीर का टेम्परेचर घटता है
मतलब इधर उधर घटता बढ़ता है या फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिनका घटता बढ़ता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर उनको कहते हैं असमतापी, ठीक है। या शीत रक्त वाले कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड ये नहीं कि इनका रक्त ठंडा होता है तो इसलिए इनको ठंडे कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है तो वातावरण के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है, एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये असमतापी हो गए, इनको जो है हेटेरोथर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, दूसरे आते हैं होमियोथर्म्स, जिसके अंतर्गत समतापी जंतु रखे गए, ठीक है। इनको कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म रक्त वाले। गर्म का मतलब ये नहीं कि इनका गर्म होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसमें स्तनधारी में रहे हैं तो हमारे 39 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, 98.6 फारेनहाइट फिक्स है नॉर्मली, ठीक है। बुखार आ जाए, फीवर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हमारा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हो गए, होमियोथर्म्स हो गए, हमारा घटता बढ़ता नहीं, ठीक है। दो वर्ग ध्यान रखिए, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। ये होमियोथर्म्स है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। बाद बाकी जितने भी हैं इसमें ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बस बात खत्म, इतना ध्यान रखें। तो ये असमतापी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। बाहरी प्रकार एक्सोस्केलेटन सल्कों के रूप में होता है, इनमें सल्क पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं। धारा देखें, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। ऐसा चपटा चपटा होता है ताकि जल की धारा को ये काट सके और आसानी से जल में जो है तैर सके, ठीक है। तो ये मछलियों के बारे में हो गया। चलिए आगे अगला देखते हैं वर्ग मत्स्य कार की देखें श्वसन। श्वसन के लिए आपको बताने के लिए जो है क्लोम पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। कहते हैं जीवन जो है जल ही जो है उनका जीवन है, ठीक है। जल से मछली को हम निकाल दें तो मछली हमारे मर जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि गिल्स जो होते हैं, गिल्स जो है लगातार नम रहते हैं, इनके हर समय ये पानी में डूबे रहते हैं। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ये लेते रहते हैं। अब ये बाहरी वायुमंडल की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ये मछलियां नहीं ले सकती, इसीलिए मछलियां मर जाती हैं फड़फड़ा के, ठीक है। अच्छा, इसका जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है। कैसा होता है, द्विकक्षीय होता है, तो हम बता जाएंगे। द्विकक्षीय होता है, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये इनका हृदय है, इसको हम रफली बनाए दे रहे हैं। ऊपर वाला है ऑरिकल और नीचे वाला है वेंट्रिकल। तो ये बाई चैम्बर हो गया, ठीक है। या इसमें द्विकक्षीय हो गई, टू चैम्बर हो गई। इसमें ऑरिकल में क्या होगा, ऑरिकल में जैसे हम यहाँ पे बताते हैं बॉडी टिश्यूज, यहाँ शरीर के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स जो होंगे वो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ऑरिकल में आएंगे। ऑरिकल से जो ब्लड होगा वो बॉल की तरफ आ जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ चला जाएगा, गिल्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, गिल्स में चला जाएगा। और फिर ये गिल्स में इसका हो जाएगा ऑक्सीजनेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। भाई गिल्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी से खींच रहे हैं, तो वही इसमें ऐड कर देंगे और फिर ये गिल्स से ही इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू में वापस भेज देंगे। आएगा समझ में। तो इस तरीके से इनका जो हार्ट है वो टू चैम्बर है, इसमें दो चैम्बर बने हुए हैं, ऊपर वाला ऑरिकल और नीचे वाला होगा वो वेंट्रिकल होगा। और इसमें जो होगा वो सिंगल मतलब सर्कुलेशन का है तरीके से, क्योंकि इनमें इनके हार्ट जो इसको वीनस हार्ट कहते हैं, इसको वीनस हार्ट जानते हैं। इसमें ब्लड एक ही बार गुजरा है, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, एक बार ब्लड आता है अशुद्ध, फिर गया जो शुद्धिकरण लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वापस आया और फिर उसी ब्लड को फिर पंप किया जाता है। तो एक ही ब्लड दो बार गुजरा। बस अंतर ये था कि एक बार डीऑक्सीजनेटेड था, एक बार ऑक्सीजनेटेड था। लेकिन इनमें एक ही ब्लड गुजरा, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड आया ही नहीं। गिल्स ने सीधे ऑक्सीजन बनाई फट से बॉडी टिश्यू भेजी, बॉडी टिश्यू ने ऑक्सीजन की CO2 छोड़ी, वापस में आ गया। तो हृदय में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं आता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें आप। अच्छा, यह है कि अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड पंप करता है, जो यहाँ पे दे रखा उसको आपने थोड़ा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जना देखे रिप्रोडक्शन, जल में अंडे देते हैं। जल में क्या देते हैं, मछलियां जल में अंडे देती हैं, वो भी पैरस होती है। एग्जाम्पल सार, ठीक है, टॉर्पीडो मछली और कतला मछली, कटला के फ्लाइस को कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी इसी के नाम पे कटला, ठीक है।
ये जो है वो ब्लड वो हृदय बना हुआ है, ठीक, ये गिल्स दे रखी है। चलिए चलते स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं हम। तो मछलियों में ध्यान रखें चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। उभयचरों में संस्करणों में 3 चैम्बर गया है, ऊपर का ऑरिकल है वो 2 भागों में बट गया, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, नीचे का वेंट्रिकल, इसको हम डिस्कस करेंगे। बर्ग उभयचर आकार की देखें, एम्फीबिया आवास जल थल दोनों स्थानों में रह लेते हैं। एम्फी माने बहुत, बायोस माने होता है लिविंग रहना, ठीक है, मेटक देख पा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम त्वचा सन होती है, बाल और पंख रहे, इसमें बाल पंख नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, ग्लैंड्स वगैरह नहीं होती हैं। हालांकि इसमें जो है क्योंकि हसबन नम रहती मुलायम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें त्वचा के सिस्टम होता है। अगला देखें त्वचा ग्रंथिमान ग्लैंडुलर चिकनी होती है, ठीक है, इसमें पानी को अवशोषित करने के लिए थोड़ी बहुत जो है इसमें ग्रंथियां वगैरह रहती हैं नम रखने के लिए। अंतही कंकाल अस्थि का बना होता है, मूंड का बना होता है। वर्ग उभयचर कारकी देखें, इनका जो हृदय होता है 3 कक्षीय होता है, 3 चैम्बर्ड, ठीक है, जिसमें ऊपर क्या होता है, ऊपर वाले देखें, इसी से देख ले, ऊपर वाले जैसे क्या हो गया, ये हमारा जो है हार्ट हो गया, और जैसे ही हमने जो है हार्ट यहाँ पर बनाया, ऊपर वाले में इसका जो है डिवीजन रुपया, इसको हमने कह दिया राइट ऑरिकल, इसको हमने कह दिया लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। अब अच्छा, राइट ऑरिकल होता है ये बॉडी टिश्यू से, मतलब इसलिए यहाँ पे इसमें थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, दिमाग के बाद बैठ जाएंगे। तो यहाँ से बॉडी टिश्यू से आया रिच, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से बॉल के थ्रू यहाँ पर वेंट्रिकल में आ गया वाला, ठीक है, और वेंट्रिकल से फिर इसको पंप कर दिया जाएगा। उभयचर तो इनमें गिल्स हो सकते हैं, ठीक है, इनमें लंग्स हो सकते हैं, लंग्स के थ्रू इनमें सीन के स्पेशल, तो यहाँ पर आ गया कौन सा आया, वही CO2 रिच आया, डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलाई गई, ठीक, ऑक्सीजन रिच हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड आ गया यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में बॉल के थ्रू ये चला आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से फिर इसको पंप कर दिया कहाँ, बॉडी टिश्यू में, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो ये हार्ट के थ्रू कैसे जो है पूरे शरीर में ब्लड का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो पा रहा है, हम इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर वाला जो हार्ट का चैम्बर है ऑरिकल, उसका तो डिवीजन हो गया राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, तो वहां पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई, यानी वहां पर प्योर और इम्प्योर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहा, लेकिन नीचे वेंट्रिकल के लेवल पर आके दोनों मिक्स हो गए, वेंट्रिकुलर लेवल पर आके दोनों की मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ पर अभी जो है पूर्ण रूप से हृदय का विकास नहीं हो पाया, ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है। अब होता क्या है कि जैसे इन जंतुओं को अच्छी मतलब जितने लेवल की इनको ऑक्सीजन चाहिए, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो नहीं मिल पाता है, क्यों, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, इसलिए तो इनको जो है CO2 रिच भी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में इस फाइलम के प्राणी में क्या होता है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू ये जो पानी की नम रहती है स्किन, तो वहां से भी ये जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपने ऑक्सीजन की कमी को ये पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर समझाया, इस बात को ध्यान रखें। देखो हृदय 3 कच्ची है, 3 चैम्बर्ड है, 2 अनंत है, 1 मिले है। तापमान ध्यान रखें, वही हमने बताया फुल ब्लडेड एनिमल है, शरीर का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। निषेचन देखिए, बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एग्स और स्पर्म एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वाटर में जो है दोनों का जो है फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर के अंदर होता है विद इन फीमेल बॉडी, जैसे स्तनधारी प्राणी को मिलता है, ठीक। लार्वा जीवन चक्र में टैडपोल लार्वा बनता है, जैसे मेढक में जानते हैं टैडपोल लार्वा
पाया जाता है। मेढक स्पेशली जो है उभयचर होते हैं, वो जनन के लिए जल में रहते हैं, अंडे ये देते हैं, वो भी पैरस होते हैं, तो अंडे देने के लिए जल में जाते हैं। अंडों का विकास जल में ही होता है, लार्वा बनता है टेडपोल लार्वा होता है, पानी में रहता है। जब वो विकसित हो जाता है तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया द्वारा वो मेढक बदल जाता है, फिर वो बाहर भी रह लेता है। ठीक, उदाहरण मेढक है, फ्रॉग है, सैलमन है, इसकी उदाहरण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 कक्षीय चैम्बर है उभयचरों में। ठीक है, तो यहाँ इस बात को ध्यान रखें, मेढक। ठीक है, अगला वर्ग सरीसृप यानी कि लक्षण वर्ग सरीसृप क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंतर्गत देख पाते हमारे ये स्नेक्स आते हैं, और ये क्रोकोडाइल्स। ठीक है, क्रोकोडाइल्स भी इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और ये वो होता है घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल इसी में आते हैं। घड़ियाल क्या कहते हैं इंग्लिश में? घड़ियाल को इंग्लिश में कहते हैं, चलो ध्यान रखें, ध्यान नहीं रहा है। तो ये क्रोकोडाइल्स है, घड़ियाल इसी में आते हैं। घड़ियाल में लंबी संरचना उनमें ऐसी निकली रहती है। ठीक है, तो उनकी पहचान होती है। ठीक, चले जैसे देखते हैं, गमन लोग देखे रेंग कर चलते हैं, टीपिंग करके चलते हैं, इसीलिए वो रेप्टाइल्स कहते हैं। त्वचा रुखी होती, ग्रंथियां नहीं पाई जाती। श्वसन प्रारंभिक अवस्था में लोगों के द्वारा वयस्क में फेफड़े पाए जाते हैं, और वही कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, कार्य की इनका हृदय आंशिक रूप से विभाजित, वही तुम्हारा जो 3 चैम्बर होता है। लेकिन यहाँ पर रेप्टिलिया बात में ध्यान रखें, पास जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, उनमें हृदय जो है 4 भागों में पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, यानी उसके 4 भाग हो जाते हैं। रफली आपको बताया गया। ठीक है, जैसे राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और वो राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो मगरमच्छों में अपवाद 4 कक्षीय जो है पाया जाता है, जैसा कि कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में इसमें स्तनधारियों में पाया जाता है। लोगों में 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, तो हम लोगों में मिक्सिंग नहीं होती, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, आगे जो है इस बात को अभी एक्सप्लेन कर देंगे। तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय, इस बात को ध्यान रखें। निषेचन, अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है विद इन फीमेल बॉडी, अंडे देते हैं, बड़े छिद्रदार कवच होते हैं, कैल्केरियस सेल्स होते हैं, सेल वाले होते हैं, क्योंकि स्तन में रहते हैं तो सुरक्षा के लिए इनमें अंडे होते हैं बड़े। उदाहरण देंगे कछुआ, टर्टल, छिपकली। ठीक है, नाग, अजगर, घड़ियाल। हाँ, घड़ियाल इंग्लिश में एलिगेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेटर। मगर उसको क्रोकोडाइल कहते हैं। अपवाद यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिखा भी, ध्यान रखें कि मगरमच्छों में 4 कक्षीय 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। मछलियों में 2 चैम्बर 2 कक्षीय, और मछलियों में पढ़ते हैं उभयचर में 3 चैम्बर वाला होगा। सरीसृप में सभी, केवल क्रोकोडाइल को छोड़ दिए हैं, बाद वाली सभी सरीसृपों में 3 चैम्बर वाला होगा, 3 कक्षीय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला वर्ग पक्षी यानी कि क्लास एबीस। क्लास एबीस को यहाँ पर देखते हैं। तापमान, नियंतापी, होम्योथर्म्स हमने बताया पक्षी। ठीक है, आवरण कवरिंग, शरीर पंखों फेदर से ढका होता है। शरीर विभाजन, बॉडी डिवीजन, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। इनका जो उनकी जो बॉडी होती है उसमें सिर में, गर्दन में, और पीछे का हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं धड़, और पीछे इनमें पूंछ भी पाई जाती है, टैग भी पाई जाती है। 4 इनके हिस्से होते हैं। जबड़े दंतहीन होते हैं, टूथलेस होते हैं, चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। जबड़े जो होते हैं चोंच में बदल जाते हैं। अच्छा, पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में जो आगे वाले 4 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे आगे वाले के जो हाथ है ये 4 लिम्स है, टांगे हमारी हिंड लिम्स है, तो इनके जो 4 लिम्स है ये पंखों में बदल जाते हैं, उड़ने में इनको मदद करते हैं। ठीक, और अदरवाइज इनके जो फेदर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, फेदर्स अलग से पाए जाते हैं। पंखों का एक आवरण होता है, एपिडर्मस का मॉडिफिकेशन होता है, वहां से ये बनता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, पक्षियों में खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। इसका जो आंतरिक कंकाल होता है जिसको एवियन स्केलेटन कहते हैं, तो उसमें जगह जगह पे एयर कैविटीज होती हैं, स्पेस होते हैं, उनमें हवा भरी रहती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये उनका शरीर हल्का हो जाता है, आसानी से जोड़ देते हैं। तो खोखली हड्डियां होती है, होलोबोन्स लिखा है, ये देख पा रहे हैं, एयर कैविटीज पाई जाती हैं। ठीक, अच्छा, इनकी जो होती है, पूंछ के निचली सतह पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम पीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीन ग्लैंड्स। ये बात पूछी गई, बात ध्यान रखें।
जो तीन ग्लैंड्स होती हैं जो कि इन पक्षियों में पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, फैटी एसिड्स है, वैक्स वगैरह है, ठीक है, और मतलब फैटी एसिड है, वैक्स वगैरह है, ऐसी चीजों को सिक्रीट करते हैं ताकि इनके फेदर्स जो है अगर पानी में भींगे तो वो ज्यादा देर तक भींगे ना रहे, तो पानी का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। देखा भी होगा पक्षी अगर पानी से भीग जाते हैं तो बहुत जल्दी वो मतलब अपना शरीर फड़फड़ाते हैं तो बहुत जल्दी वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे पानी रुकता ही नहीं। भाई ऐसे मान ली जैसे बसा में तेल में जल नहीं घुलता, तो अगर किसी बच्चे के ऊपर किसी के ऊपर तेल की कवरिंग चढ़ा दी जाए, एक लेयर चढ़ा दी जाए, तो क्या उसमें पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इन 3 ग्लैंड्स के द्वारा जो है इसने पे निकल के इनके पूरे शरीर पर वो लेयर चढ़ी रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इनका शरीर पंखों से ढका रहता है, बाल रेड है, सिर गर्दन धड़ में भेजते हैं, जबड़े दंतहीन है, ऊंचे होते हैं, चोंच में बदल जाते हैं, एयर कैविटीज में पाई जाती हैं, और जो आगे वाले खून होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए होते हैं आगे देखें, इनका ऐसे 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। श्वसन रेस्पिरेशन फेफड़ों द्वारा होता है, इनमें फेफड़े बन जाते हैं, एयर सैक्स उपस्थित होते हैं, प्रजनन अंडज होते हैं, ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं। पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। उदाहरण कबूतर है, पिजियन है, मोर, पिकॉक, तोता, ठीक है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है, एमू है, पेंगुइन है, इनको फ्लाइट डेस्क बर्ड्स कहते हैं, ना हो सकने वाले पक्षी। तो ये उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग है, ठीक है, एमू है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पेंगुइन है, पेंगुइन भी पक्षी वर्ग में आते हैं, ये भी इस वर्ग में आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। इनमें बड़े साथ देख पा रहे हैं, इनका हृदय है 4 कक्षीय है, पूर्ण विकसित है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। बाद आगे ये होमिथ्रम्स होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आज करते हैं विकास का शिखर स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमेलिया वर्ग। मैमेलिया वर्ग को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देख पा रहे हैं? थोड़ी ब्राइटनेस इसकी घटा दें जिससे ये विजुअल हो जाए। देखो ये है विकास का शिखर स्तनधारी मैमल्स। देखें ये प्राणी जल स्थल वृक्षों में रहने वाले सक्षम है। देख पा रहे हैं व्हेल, दिखने में मछली जैसी है लेकिन व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। चमकाले उड़ता जरूर है लेकिन एक स्तनधारी प्राणी है। मंकी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं स्तनधारी प्राणी है। ये जल थल वायु वृक्षों हर जगह पानी में समृद्ध होते हैं। इनका सर्वत्र पृथ्वी पर इनका जो है मतलब डोमिनेंस है, सभी जगह ये पास करते हैं। इनके अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड गर्म के होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं, ठीक है। अपनी फिजियोलॉजी में चेंज लाना होता है। त्वचा पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां, सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्तनधारी वर्ग के प्राणी की मुख्य विशेषता ये है कि इनकी त्वचा पर पसीने वाली ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां यानी कि सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो फीमेल्स होती हैं, मादाएं होती हैं, उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। आफ्टर बर्थ बच्चों की फीडिंग के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए उनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो उनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वो अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं, ठीक है। तो उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके त्वचा पे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, लोग जानते ही हैं। ये बच्चों को जन्म देते हैं इसीलिए इनको बेबी पेरस जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ये बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हैं यानी मिल्क फीडिंग करवाते हैं, क्योंकि इनमें फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती। अब देखो स्तनधारी के वर्ग 3 वर्ग हैं। पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया, ठीक है। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ बताएं। पहले थीरिया कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? थीरिया, ठीक है। थीरिया की 2 क्लास है, एक मेटाथीरिया है और एक यूथीरिया है, और एक स्तनधारी का ये हो गया प्रोटोथीरिया, ठीक है। प्रोटोथीरिया में वो मतलब स्तनधारी वर्ग के तत्व रखे गए हैं जो अंडे देते हैं।
मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स होते हैं वो बेबी पेरेंट्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट उनमें जो मादाएं होती हैं वो गर्भ धारण करती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं, और आफ्टर बर्थ जो है बेबी का जो फीडिंग करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें जो है अंडे देते हैं, ऐसे गिने चुने हैं तो प्रोटोथीरियंस कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है इक्डिना और प्लेटिपस, इनको एग लेइंग मैमल्स कहते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, ये कुछ ही है गिने चुने। एक समय था पृथ्वी पर ये जब प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसा एनवायरमेंट बदला तो इन्होंने अंडे देने बंद किए, डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देने लगे। तो ये ध्यान रखिए इक्डिना और प्लेटिपस। और भी अगर इनके बारे में जानकारी चाहिए तो गूगल आप कर सकते हैं, ठीक है, गूगल वाले से पूछ सकते हैं डिटेल में, इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में, ठीक। बाद में आता हूँ मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या होता है? मेटाथीरियंस को हम कहते हैं पाउच्ड मैमल्स, ठीक है। इनको कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, इनको पाउच्ड मैमल कहते हैं, इनको प्लेसेंटल मैमल कहते हैं। इनमें आप देख पा रहे हैं कंगारू की संरचना बनी हुई है, कंगारू देख पा रहे हैं, इसमें पाउच जैसी संरचना पाई जाती है, पाउच में रहता है। ये आप परिपक्व बच्चे देते हैं जो मार्सुपियल थैली में विकसित होते हैं, थैली होती है इसको मार्सुपियल थैली कहते हैं, इसीलिए मेटाथीरियंस को मार्सुपियल्स भी कहते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कंगारू, और एक आध और है गिने चुने, ठीक है, लेकिन मोस्ट फेमस कौन सा है? कंगारू, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? ये पाउच होता है, इसको मार्सुपियल कहते हैं। तो इस पाउच के अंदर की तरफ निप्पल यानी कि मेमोरी ट्यूब्स पाई जाती हैं, तो बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे बाहर झाँकने लगता है, और अंदर ही इसमें निप्पल्स पाई जाती हैं, तो ऐसे वो मिल्क पी लेता है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है। जब एक निश्चित जो है इसकी ग्रंथि विकास हो जाती है तो बाहर निकल गया जाता है, ठीक। अगला यूथीरियंस। यूथीरियंस को प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें जो फीमेल्स होती हैं गर्भ धारण करती है, ठीक है, और बच्चे का विकास जो फीटस का जो विकास है वो गर्भाशय के अंदर होता है, यूटेरस के अंदर होता है, और यूटेरस की दीवार में प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा के थ्रू उस जंतु को, उस बेबी को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, तो इसीलिए इनको प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। ये सभी जंतु पूर्ण रूप से विकसित बच्चों को ही जन्म देते हैं। एक गर्भावधि होती है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, तो उस गेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने के बाद एक विकसित शिशु को जन्म दिया जाता है। जैसे मानव है, हुआ है, कुत्ता है, बाघ है, ETC, ठीक है, गाय भैंस वगैरह जो है, और बंदर वगैरह, ठीक है, चिंपैंजी, सब इसी में आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर यूथीरियंस। ज्यादातर जो मैमल्स देखते हैं वो यूथीरियंस है। मेटाथीरियंस गिने चुने हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ये तो इनसे भी कम है, ठीक है, गिने चुने। ज्यादातर जो मैमल्स देखते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। चले, अच्छा, अब इसमें जो है क्या है, अब इसमें जो है PYQs, मतलब जो भी अपने इस लेक्चर में कवर किया है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को, विविध जो इसके फाइलम है इसको हमने यहाँ पर थोड़ा जो है डिटेल में, ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं किया, उतना ही डिस्कस किया है जितना कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इतना पढ़ लेने के बाद आप इस टॉपिक से जितने भी PYQs पूछे गए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का कांस्टेबल, कोई भी हो जिसमें ये इस चैप्टर से मतलब PYQ मतलब MCQ पूछते हैं, तो यहाँ से आसानी से सॉल्व आउट किए जा सकते हैं। पूरे एनालिसिस करने के बाद ही हमने इस लेक्चर को यहाँ पे फ्रेम किया है। तो कल के क्लास में जो भी हमारे पास लगभग 50+ PYQs हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। अब हम देखेंगे कि आसानी से हमको आप सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। चले, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे अभी मैथ सुमित सर पढ़ाते हैं, और वो जो है जल्द ही जो है रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे। बाकी साइंस तो हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहें, और इसी के साथ जो है गुड बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। खुश रहिए, जो कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, और पढ़ते रहें। गुड बाय।